थोड़ा मस्त है। कोई भी बैग लाके किसी का बैग उठा के ले आया, किसी का नोटबुक उठा के लाया और ला रख दिया यहाँ पे और बैठ गए, ऐसा कल से नहीं होगा। अभी मैं यही चेक कर रहा था कैमरे में, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा कल से अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है, समझ गए? अपना बैग लाके रखो, बैठो, कोई इश्यू नहीं है, बैठे रहो वही 2 घंटे। दूसरों के लिए सीट मेरी ये भी रोक रखी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। सो आप लोग बड़े हैं, छोटे बच्चे नहीं है, या स्कूल या कोई बस में नहीं बैठे, रुमाल रख दिया ये सीट हमारी यहाँ पे है, ऐसा है क्या? हाँ, ये हॉस्टल वो हॉस्टल, जैसा भी हॉस्टल सब हॉस्टल ठीक है। सिर्फ एक ही पर्सन को अलाउड है एक बैग के लिए बैठना, और वो सेल्फ होना चाहिए। अगर कल से ऐसा किसी ने किया तो चेक करके उसको पीछे भेज दूंगा मैं सीधा वहां पे, उसके अलावा जो भी होगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट। हाँ जी। आप बैग रखना, वही बोल रहा हूँ मैं, आप खुद आए हो तो ठीक है, आप रख के बैठ के जाओ फिर। अब यहाँ आने के बाद तो आप वहां जाओगे नहीं, ऐसा तो नहीं आप बैग रख के फिर वापस वहां पहुंचोगे। सुबह 10 बजे आगे बैग रखने हैं। और दूसरा ये भी, अगर आप लोग नहीं मानोगे तो फिर इसका लॉक ही मैं 2 बजे खुलाऊंगा, फिर आपको ठीक रहेगा। यस, चलो नेक्स्ट। आप समझदार हो, समझदार बात करें, और कल से ध्यान रखिए इस चीजों का। स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हम बात कर रहे थे यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस, जहां पे एक स्पेसिफिक टेस्ट हम बात करते हैं, और वो है आपका यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, सीएस जिसको आप बोलते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। सो जब भी आप कल्चर स्पेसिमेन की बात करें, तो कल्चर का स्पेसिमेन मतलब स्टराइल होना चाहिए। विद ऑल एसेप्टिक टेक्निक आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। जब हम कल भी मैंने बताया था यूरिनरी सिस्टम की बात करते हुए, अगर फोलिस कैथेटराइज नहीं है तो वहां पे स्टराइल स्पेसिमेन कलेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एंड इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोलिस। फिर भी हम सिर्फ कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए कैथेटराइज करना सही नहीं है। वी विल नॉट गो फॉर कैथेटराइजेशन फॉर ओनली कल्चर एंड सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशंस है, बिटाडीन या जो भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, उससे हम पेन एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। एंड देन उसके बाद जो स्पेसिमेन का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है वो होता है मिड स्ट्रीम कलेक्शन, जो हम करते हैं। पहले पेशेंट को बोलेंगे कुछ यूरिन पास करें, उसको डिस्कार्ड करेंगे, और उसके बाद जो मिड स्ट्रीम यूरिन आएगा उसको आप क्या करेंगे, स्टेराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करेंगे और लेबोरेटरी में सेंड करेंगे। विद आपको भी ग्लव्स पूरा स्टेराइल सारा पहन के कलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक कल्चर और एक है सेंसिटिविटी। सो इतना कहां से ये क्या कर रखा है, गर्म क्यों हो रहा है इतना ज्यादा है? गर्म ही आ रहा है तो क्यों चलाया इसको फिर? सो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम बात करें, यहाँ पे 2 है, एक कल्चर और एक आपके पास है सेंसिटिविटी। सो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर आपको बताता है बैक्टीरियल और एनी अदर टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, उस सिस्टम से रिलेटेड वहां पे कौन से टाइप का बैक्टीरिया डेवलप हो रखा है, यूरिन में क्या प्रेजेंट है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो आपको पता चलेगी कल्चर से। एंड इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, वो एंटीबायोटिक कौन सा टेस्ट बताएगा, सेंसिटिविटी टेस्ट एंटीबायोटिक। सो उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये एंटीबायोटिक्स है जो आप इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स इसके रेजिस्टेंस है, आप नहीं दे सकते। तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज करेंगे। इसलिए हम यूज करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर में बैक्टीरिया का पता चलेगा, और सेंसिटिविटी में ड्रग आपको लिखी होगी कि ये एंटीबायोटिक्स आपको यहाँ पे स्टार्ट करनी है। नहीं आ रही आवाज? कल्चर identifies the presence of microorganism, and sensitivity determines the specific antibiotic to treat the existing microorganism. करना क्या है, तो सिंपली मैंने बोला था अभी, क्लीन द पेन एरिया एंड यूरिनरी मेटर्स विद बैक्टीरियोस्टैटिक सॉल्यूशन, कलेक्ट मिड स्ट्रीम सैंपल और स्पेसिमेन। तो ये सबसे बेस्ट स्पेसिमेन होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। अर्ली सैंपल को डिस्कार्ड करना है और फिर कलेक्ट करना है, दैट इज मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। सो दिस इज यूरिनरी कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल ट्यूसडे टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। एंड आई थिंक इस वीक में सारी क्लासेस मेरी हुई थी, या सर ने भी पढ़ाया था? एक क्लास पढ़ाया था, तो वो क्लास पढ़ ले सर की, अगर कुछ कम पढ़ेंगे तो उसके एमसीक्यूज आएंगे। बाकी हमने जो पढ़ाया था यूरिनरी सिस्टम का स्टार्टिंग से लेके, जो कल मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन से पहले जो भी पार्ट है वो सारे एमसीक्यूज आपको पढ़ के आना है। और उसके साथ में साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो सर पढ़ा रहे हैं आपको, श्रीराम सर, वो आपको पढ़ के आना है। जो सर ने पढ़ा दिया है वो सर बता देंगे सिलेबस क्या कितना भी सेकंड क्लास के अंदर। बस, हाँ जी, आज का नहीं बहुत है, इन्वेस्टिगेशन से पहले पहले वाला पढ़ के आना है आपको, ठीक है? ठीक है। सर ने एसिड बैलेंस पढ़ाया क्या रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में? अभी तक नहीं पढ़ाया है? स्टार्ट कर दिया? फिर तो डबल डबल हो जाएगा है। आज मैं पढ़ाऊंगा और फिर सर वापस पढ़ाएंगे कल परसों है। वैसे बेसिकली सर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस डील करेंगे, और हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। 2 ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स एंड किडनी, जो मेंटेन करते हैं, तो हम किडनी की बात करेंगे, और सर लंग्स की बात करेंगे। क्वेश्चंस दोनों के एक ही होंगे और सॉल्यूशन भी दोनों का एक ही होगा। तो आप लोग हेल्प कर देंगे, अगर सर ने पढ़ा दिया तो मेरी हेल्प कर देना थोड़ी। यस, वेरी गुड, चलो आगे चले, नेक्स्ट। वो करें,
Next test is Fauchett's test. It's a specific test which is used to identify, determine the presence of bilirubin. Presence of bilirubin in urine. यूरिन के अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट करते हैं. इसका नाम क्या है? Fauchett टेस्ट. सिंपल सा टेस्ट है ये. Find out the presence of bilirubin in urine. Green color due to the formation of biliverdin indicates presence of bile or bilirubin in urine. So कैसे करते हैं टेस्ट, हम इसकी बात करते हैं और इसको देखते हैं. याद रखना किसके लिए होता है, तो आंसर होगा यूरोबिलिविजन. जो यूरिन के अंदर बिलिरुबिन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं ये Fauchett टेस्ट. टेस्ट के लिए सबका प्रेजेंस जो है वो मस्ट है, और अगर कोई एब्सेंट होगा तो पता नहीं सर क्या करेंगे इस बार. सर ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कल टेस्ट में क्या करना है, सबको प्रेजेंट रहना है. आना तो इनविटेशन नहीं आना है, इट इज नॉट इनविटेशन की आना है, कल मस्ट है और प्रेजेंट होना चाहिए. और सबको पेपर मिलेगा और पेपर के ऊपर क्या लगेगा, स्टैम्प लगेगा. जिसके पास स्टैम्प लगा हुआ पेपर नहीं होगा मतलब वो कल नहीं आया. और आप फोटोकॉपी कराएंगे तो भी पता चल जाएगा क्योंकि स्टैम्प जो होगी वो ब्लू कलर का होगा, फोटोकॉपी में वो ब्लैक दिखेगा. यस, और चाय लेके आ गया, लिख लिया. चलो नेक्स्ट आगे है ये टेस्ट जो आप देखिए, फिर मैं समझाता हूँ. एक बार लिख लो फिर इसको समझाता हूँ मैं, जब तक मैं हाँ एंजॉय करता हूँ इसको. लिख लो जल्दी से. कुछ भी नहीं है इस टेस्ट के अंदर. आपको क्या लेना है, यूरिन लेना है, और यूरिन के अंदर एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज बेरियम क्लोराइड. 2.5 ml 10% बेरियम क्लोराइड और 5 ml यूरिन को मिक्स करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर. टेस्ट ट्यूब होती थी वो लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में, प्यूरेट पिपेट टेस्ट ट्यूब पता नहीं गर्म करके वॉल्ट ब्लास्ट करते थे जो, वो उसमें भरना है, मिक्स करना है. और उसके बाद उसको क्या करना है, फिल्टर कर देना है. फिल्टर पेपर जो होता है उसमें आप डाल के फिल्टर कर देंगे. उस फिल्टर पेपर के ऊपर आपको क्या डालना है, एक ड्रॉप डालना है Fauchett सॉल्यूशन आता है उसका. जैसे आप ड्रॉप डालेंगे, अगर कलर जो भी है उससे ग्रीन हो गया तो इट मींस बिलिरुबिन प्रेजेंट है, और अगर ग्रीन नहीं होता है तो बिलिरुबिन एब्सेंट है. दिस इज द टेस्ट व्हिच इज नोन एज Fauchett टेस्ट. वो करें. यस, ये अच्छी बात है कि आप लोग आगे बैठना चाहते हैं पर सीट नहीं है ना. मेरे को तो पीठ देते थे फिर भी मैं आगे नहीं बैठता था. 2 सीट आगे खाली रहती थी ऐसे, 2 रो, फिर तीसरी रो से स्टार्ट होता था और हम बैठते थे पीछे. आगे कोई बैठता नहीं था. पीठ पीठ के बिठाए तो भी नहीं बैठते थे, इतना था. तो अच्छी बात है आगे आप बैठना चाहते हो. पता नहीं क्यों डर लगता था पहले आगे बैठने से. हाँ? डर लगता है. वेरी गुड. डर लगना भी नहीं चाहिए. एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी है, इसको जीना भी तो है. कब तक पढ़ाई करोगे, हैं? पढ़ते ही रहोगे. जब तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने तब तक पढ़ना है. उसके बाद क्या करना है, अपनी जिंदगी को जीना है. और उसके लिए पैसे चाहिए होंगे जीने के लिए, और उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना ही पड़ेगा. बट उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है उतना. तो टाइम जो लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में जो कुछ करना है खत्म करो, पढ़ाई करो और सिलेक्शन लेके जॉब लग जाओ. फिर देखो मजे ही मजे है लाइफ में. याद है आपको मजे ही मजे. लाइक मैं एक स्टोरी सुन रहा था ऐसे, तो उसमें वो एक स्टोरी सुनाता है, और एक मूवीज का एक डायलॉग होता है, आपने तो सुना होगा पहले कभी, प्यार जो है वो अंधा होता है. पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, पता नहीं. लेकिन उसका एक फैक्ट है, ट्रुथ है, वो ये है कि लाइफ में जब ये स्टेज आती है उस टाइम कुछ नहीं दिखता सच में. जो 2 पर्सन है उनको बस दोनों ही दिखते हैं, ये है और मैं हूं. दुनिया यही है, घर वाले कुछ नहीं है, ऐसा उनको लगता होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, यू डोंट नो. सो ऐसा इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट होने के बाद घर वालों ने क्या बोला, ठीक है अब शादी करा देते हैं. शादी करा दी, प्यार हो गया, इंसिडेंट हुआ, घर वालों ने सोचा क्या करें, दोनों को अलग करेंगे, वापस भाग जाएंगे कहीं और, पता नहीं बदनामी होगी, इससे अच्छा क्या करा दो, शादी करा दो. दोनों खुश हो गए, मजे हो गए, अब शादी हो गई. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अलग करने वाला हमें नहीं है. बाद में शादी होने के बाद अब लीगली दोनों साथ रहने लगे. और अब साथ रहने के बाद में जब वो उनको पता चलने लगा रोजाना कि ही इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस विद मी, ये मेरी बात ऐसे नहीं मानता है, ये मेरी ऐसा नहीं करती है, ये नहीं करता वो, फिर उनको पता चलने लगा कि यार ये कंफर्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है. सो वहां पे 2 स्टेटमेंट दिए, और उसमें ये था कि शादी जो प्यार होता है वो तो क्या होता है, अंधा होता है जिसमें कुछ दिखता नहीं है, और जब आपको देखना होता है तो फिर आप क्या कर लो, शादी. मैरिज इज एन आईज ओपनर. जो अंधे हैं ना, उनके अगर आंखें खोल लिए तो उनकी क्या करा दो, शादी. उनकी फिर आंखें खुलेगी, ये तो बहुत गलत हो गया, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, पहले कंफर्टेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए था. तो वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आ जाए, शादी वाली सिचुएशन घर वाले ले आए, उससे पहले क्या लग जानी चाहिए, जॉब. अपने पैरों पे खड़े हो जाने चाहिए, ताकि भले अंधे हो चाहे सच नहीं हो, जो भी कंडीशन आए वो हम पैसे है हमारे पास, हम उसको देख लेंगे. ऐसा ना हो कि अर्ली स्टेज में आ जाए और फिर बाद में ना इधर गिरे ना उधर गिरे. लाइफ एक ही है, और मैं हर बार एक लाइन बोलता हूँ आइसक्रीम वाला, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, यू जस्ट एंजॉय इट बिफोर मेल्ट.
आइसक्रीम के मेल्ट होने से पहले उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद उसको एंजॉय नहीं किया जा सकता है। उसके बाद या तो कटोरी में लेके उसको ड्रिंक कर सकते हो, पर वो आइसक्रीम नहीं लगेगा। आइसक्रीम लगेगा क्या? वो फील नहीं आएगा जो आइसक्रीम खाने में आएगा। लाइफ भी वैसा ही है, लाइफ भी एक दिन मेल्ट जानी है, एंड हो जानी है सबकी लाइफ, और उसके एंड होने से पहले उसको क्या करो, एंजॉय करो, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी। और एंजॉय करना है, ये ठंडा हो जाए उससे पहले मैं भी एंजॉय कर लेता हूं इसको। नेक्स्ट, VMA, Vanille Mandelic Test, acid test. So it's an important marker. Like if somebody asks you what is the amount of dopamine in your body, what is the amount? Like sodium is 135 to 145. Creatinine हमने पढ़ा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सबका पता है आपको, पता है? What is the level of dopamine in your body? What is level of adrenaline in your body? What is the level of non-adrenaline in your body? क्या होता है कि नहीं होता है? फिर कितना होता है? क्या आज दिन तक किसी ने वैल्यू पढ़ा? So it is not possible to measure these values because these substances are present inside the ब्रेन। प्राइमरली ये कहां प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर है और ये ब्रेन में प्रेजेंट है। इनको हम एक्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वी आर अनेबल टू मेजर देम। लेकिन इनके लेवल को मेजर करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट है आपके पास VMA टेस्ट। ये जो है आपकी बॉडी के जो केटेकोलामाइन, केटेकोलामाइन जानते हो कौन से हैं? ADR, नोरेड एंड डोपामिन, तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? सो जब इन तीनों का मेटाबॉलिज्म होगा, तीनों का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। आफ्टर मेटाबॉलिज्म देयर इज एन एंड प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज VMA, Vanillic Mandelic acid is an end product of catecholamine. So हम catecholamine का लेवल तो मेजर नहीं कर सकते, बट इनका अमाउंट यूरिन में क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या होंगे? आउट होंगे। सो इसीलिए हम ये VMA टेस्ट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन जो आई थिंक आपको सर पढ़ाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया, जब हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस पढ़ते हैं तो वहां में VMA टेस्ट करते हैं। पढ़ा है स्किज़ोफ्रेनिया सर ने? पढ़ा दिया? चल रहा है? और डायग्नोस्टिक जब आएगा तब उसमें सर पढ़ाएंगे VMA टेस्टिंग। और नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे। VMA टेस्ट या क्वेश्चन एग्जाम में दे देंगे सर, जो भी होगा। तो ये VMA टेस्ट, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू डोपामिन। डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, और इंक्रीज होता है। डिक्रीज हो गया तो पार्किंसन हो जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, जब डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा। VMA का लेवल यूरिन में क्या मिलेगा? ज्यादा। तो वहां हम इसके हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पहला पॉइंट लिखा है 24 आवर यूरिन कलेक्शन टू डायग्नोज द फ्यूक्रोमोसाइटोमा। फ्यूक्रोमोसाइटोमा सुना है? कौन सी ग्लैंड का डिसऑर्डर है? एड्रिनल ग्लैंड, जहां पे जो आपके आवाज, फ्यूक्रोमोसाइटोमा, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में जब ट्यूमर होगा तो जो आपके एड्रिनल ग्लैंड के सब्सटेंसेस सिक्रेशंस होते हैं उनका लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेगी एडीआर, जो भी हम पढ़ते हैं, या फिर आपके जो स्पेसिफिकली स्ट्रेस हार्मोन जो आप पढ़ते हैं उनका लेवल, और उसके साथ में ये केटाकोलामाइन का लेवल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? वीएम में आपको क्या मिलेगा? यूरिन में हाई मिलेगा। इट डिटरमाइन लिखा हुआ है, इट डिटरमाइन द केटाकोलामाइन लेवल इन यूरिन। इंफ्लुएंसर, अवॉइड फूड सच एज कैफीन, कोका, वैनिला, चीज, जेलेटिन, फ्रूट्स फॉर एटलीस्ट 2 days बिफोर एंड ड्यूरिंग द यूरिन कलेक्शन। सो ये जितने भी सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे सब्सटेंसेस क्या करेंगे? बॉडी के अंदर केटाकोलामाइन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे और इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, और उसकी वजह से आपका रिजल्ट क्या आएगा? एब्नॉर्मली हाई मिलेगा। अवॉइड द स्ट्रेस, जब आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या रिलीज होता है? स्ट्रेस हार्मोन केटाकोलामाइन रिलीज होंगे, और वो रिलीज होंगे तो उनका लेवल क्या मिलेगा आपको? हाई। एनकरेज एडिक्वेट फूड एंड फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग टेस्ट। जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम प्रॉपर मेंटेन रहेगा तो कभी भी बॉडी स्ट्रेस में नहीं जाएगा। स्ट्रेस कब होगा? जब हाइपोवोलीमिया होगा, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, हाइपोवोलीमिया हो रहा है, तब स्ट्रेस स्टिमुलेट होता है और आपका एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होकर फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पांस को स्टिमुलेट करेगा। तो आपको बॉडी के अंदर प्रॉपर फ्लूइड एंड फूड मेंटेन करके रखना है। सो दिस इज द टेस्ट व्हिच इज नोन एज VMA, Vanillic Mandelic Acid Test. ये रही, आधी ज्वाइन किया आपने? यस, आधी ज्वाइन किया। कहां से है? हैं? यूपी से? ओके, बैठ जाइए। लिख लिया? वो करें? So we are discussing about the diagnostic test related to renal system. Diagnostic test related to renal system. And इसके बाद नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ABG एनालिसिस। लिख लिया? अरे मूव करें। नेक्स्ट, के नहीं लिखा? आपके लिखने वाली प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये पूरा का पूरा पीपीटी ऐसे ऐसे दे दिया मैंने प्रिंट करने के लिए, तो बस बाद में जो मैं नहीं लिखा होता है वही लिखना पड़ेगा, बाकी सब इसमें लिखा हुआ होगा। जो हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं वो नहीं होगा, बाकी सारा लिखा हुआ होगा इस बुक में। आई थिंक बुक के अंदर आई थिंक पहले अलग सिस्टम है, जो बुक के अंदर रीनल सिस्टम है वो पहले सर पढ़ाते थे, उनका है, मेरा वाला नहीं है आई थिंक इस बुक के अंदर। नहीं है? हाँ, तो ये अभी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, KUB। KUB की बात करें, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सरे स्टडी। K for kidney, U for ureter, and B for bladder.
सो इस एक्सेस स्टडी के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों का एक साथ एक्सरे करेंगे, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, दैट इज नोन एज केयूबी, स्पेसिफिकली फॉर डिटरमाइन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये केयूबी टेस्ट कर सकते हैं। सो एक्सरे ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स टू डिटेक्ट यूरिनरी कैल्कुलाई और स्टोन लाइक दिस। ये है आपकी किडनीज, ये आपकी यूरेटर एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। सो एक साथ ये टेस्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, केयूबी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, और जहां भी स्टोन होगा वहां से आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये टेस्ट क्या है आपका, केयूबी। केयूबी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर स्टेट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट पाइलोग्राफी। व्हाट इज पाइलोग्राफी? पाइलो मींस इट्स नॉट वेन, पाइलो रीनल पेल्विस एंड ग्राफी मींस सेम ग्राफिकल एग्जामिनेशन जो हम करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, डाई प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और डाई के थ्रू क्या करेंगे, ये पाइलोग्राफी टेस्ट हम क्या करेंगे। सो एक्सरे प्रोसीजर इन विच एन आईवी इंजेक्शन ऑफ रेडियो ऑपेक डाई, डाई जानते हो, डाई इज एन कलरिंग एजेंट जो कलर प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई। सो डाई एंड इज यूज्ड टू विजुअलाइज एंड आइडेंटिफाई एब्नॉर्मलिटीज इन योर रीनल सिस्टम। जब भी हम डाई के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, जब भी आप डाई प्रोवाइड करेंगे एज ए नर्स, पहली रिस्पांसिबिलिटी आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट जो इंपोर्टेंटली देखने होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी को डाई दे रहे हैं, तो डाई देने से पहले आपको एक तो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करना होगा, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के अंदर एलर्जी तो नहीं है डाई से, वो आपको कलेक्ट करनी है, एलर्जी लाइक आयोडीन, सी फूड, एग, और एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली आपका रीनल टेस्ट। जब आप डाई देंगे, और अगर डाई किसी ऐसे पेशेंट को दे दिया जिसका किडनी फेल्ड है, इफ यू आर गिविंग द डाई टू अ पेशेंट विद रीनल फेलियर, देन पर्सन विल अंडरगो अ सीवियर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें और ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये आपको देखनी है। और उसके साथ में कोई हिस्ट्री के अंदर एक और पॉइंट आपको कलेक्ट करना, वो है पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज मेलाइटिस और नॉट। इफ हैविंग डायबिटीज मेलाइटिस, देन पेशेंट इज टेकिंग मेटफॉर्मिन और नॉट, मेटफॉर्मिन। सो ये हिस्ट्री में आपको कलेक्ट करना है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, मेटफॉर्मिन तो नहीं लेता है। अगर मेटफॉर्मिन लेता है तो फिर उसको हमें विथहोल्ड करना है 2 डेज बिफोर द टेस्ट, जो है आपको 24 टू 48 आवर्स पहले बंद करना होता है डाई को, देने से पहले मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट, नहीं लिखा, कल टेस्ट के बाद में जो है आपका डेमोस्ट्रेशन रखेंगे हम, डेमोस्ट्रेशन रहेगा 5:30 से, सेकंड क्लास में होगा, और टॉपिक जो है वो मैं कल आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। लिख लिया, लिख लिया। सो डाई देने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है उसकी बात कर लेते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन। सो पहला पॉइंट यहाँ पे इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो आपको क्या लेना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में इन्फॉर्म काम कौन करेगा, डॉक्टर। डॉक्टर जो है पूरे के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा विद देयर बेनिफिट एंड देयर हार्मफुल इंपैक्ट ऑन द बॉडी, पूरा एक्सप्लेन करेगा। एज ए नर्स यू विल टेक द साइन विद विटनेस, आप एज ए नर्स विटनेस रहेंगे कि हाँ इसने मेरे सामने साइन किया, डॉक्टर ने पूरा एक्सप्लेन किया और मेरे सामने इसने पेशेंट ने एक्सेप्ट किया और उसने क्या किया, साइन किया। आपको बिना इन्फॉर्म किए ऐसे साइन नहीं लेना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। कंसेंट इज ओनली वैलिड फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स से बाद, यानी से 24 आवर्स और सेम डे, सेम डे। नेक्स्ट, कंसेंट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हिस्ट्री। असेस क्लाइंट फॉर एलर्जीज टू आयोडीन, सी फूड एंड रेडियोमेग्नेटाइज, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल असेसमेंट बिफोर प्रोसीजर। तो आपको हिस्ट्री लेनी है और हिस्ट्री में आपको ये सारा पूछना है, आयोडीन, सी फूड एंड रेडियोपिक डाइस के बारे में आइडेंटिफिकेशन लेना, ये सबसे क्रिटिकल असेसमेंट है आपका। ए पर्सनली हैविंग एलर्जी, तो हम डाई पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे। इन सम केसेस इट इज नेसेसरी टू गिव डाई टू द पेशेंट, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे डाई देना जरूरी है, बिना डाई के टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को पहले एंटी एलर्जिक ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे, एंड उसके बाद में डाई देंगे, सो एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो हमें ध्यान रखना है। The next is withhold the food and fluids after midnight. Administered laxative if prescribed. Inform client about the possible ये डाई के साइड इफेक्ट है, लाइक थ्रोट इरिटेशन, फ्लशिंग फेस, वार्मथ एंड सॉल्टी और मेटालिक टेस्ट ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ये डाई की वजह से होने वाले नॉर्मल साइड इफेक्ट है। मेटालिक टेस्ट आ रहा है, गार्लिक टेस्ट आ रहा है, तो कोई इशू नहीं, वो नॉर्मल है, उसमें कोई डरना, कुछ टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर गिविंग डाई, एज ए नर्स, डाई जो है नेफ्रोटॉक्सिक होती है, वो आपकी किडनी को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। सो एज सुन एज पॉसिबल डाई को हमें क्या करना है, बॉडी से आउट करना, और उसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को फ्लूइड इंटेक जो है वो इंक्रीज करना है, इधर आईवी फ्लूइड और इधर ओरल इंटेक, व्हाटएवर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको इंक्रीज करना है, ताकि डाई जो है बॉडी से क्या हो जाए, एज सुन एज पॉसिबल आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो वो हमें यहाँ पे देखना है, ध्यान रखना है। A person is taking metformin, then dye may produce metformin induced lactic acidosis, metformin induced lactic acidosis। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, डाई को जो है 24 टू 48 आवर्स, सॉरी मेटफॉर्मिन को 24 टू 48 आवर्स पहले क्या करना है, विथहोल्ड करना है। क्यों प्रोड्यूस करता है ये लैक्टिक एसिडोसिस, एनारोबिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा उसकी वजह से, अभी बताते हैं क्यों करता है। देखिए, मेटफॉर्मिन इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस विद द यूज ऑफ डाई, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन।
देख लिया? अरे मूव करें। नेक्स्ट। अरे डरा देते हो आप लोग हैं। नेक्स्ट इज रीनल एंजियोग्राफी। सो उससे पहले मैं बता रहा था मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट, रीनल एंजियोग्राफी। वो करें। नेक्स्ट, रीनल एंजियोग्राफी। रीनल एंजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ रीनल वेसल्स, जो ब्लड सप्लाई कर रही है किडनी को, उस वेसल्स को स्टडी करना, दैट इज नोन एज रीनल एंजियोग्राफी। सो अगेन यहाँ पे हम क्या यूज, ओके इसमें वो मैं बोल रहा था वो बता देता हूँ पहले। मेटफॉर्मिन इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस, मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस। तो यहाँ पे दो थिंग्स है जो आपको समझनी है। पहला मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन की बात करें, कौन से ग्रुप की ड्रग है ये? एंटी हाइपोग्लाइसेमिक या डायबिटिक ड्रग बोल सकते हैं अपन, एंटी डायबिटिक, डी डायबिटिक ड्रग। इसका फंक्शन या इसका वर्क क्या है अगर इस ड्रग की बात करें? सो ये क्या करेगी? डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, आपके ब्लड में ग्लूकोज को क्या कराएगी? डिक्रीज कराएगी। क्या इसका मैकेनिज्म रहता है, कैसे कम कराती है? आंसर शुड बी, कैसे डिक्रीज कराती है ग्लूकोज के लेवल को? बाय ब्लॉकिंग पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट, अगर इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो याद रखिए मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म 0% होता है, मींस ड्रग जो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती है, इट इज एक्सक्रीटेड आउट इन अनचेंज्ड फॉर्म। अनमेटाबोलाइज्ड जैसी होती है वैसी वैसी बॉडी से आउट होती है। एक्टिव फॉर्म में बॉडी से क्या होती है? सीक्रेट आउट की जाती है। और एक्सक्रीशन की बात करें, सो एक्सक्रीशन कौन कराएगा? तो आंसर होगा किडनी। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी वजह से ड्यू टू एनी रीजन अगर ये ड्रग बॉडी से आउट नहीं होगा, तो ड्रग बॉडी में एवरी टाइम क्या रहेगा? एक्टिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म कभी नहीं होगा। सो अगर किडनी को आउट नहीं कर रही है और ड्रग सारी बॉडी में है, तो वो हर बार आपकी बॉडी में क्या करेगी? अपना एक्शन दिखाएगी, और वो हमेशा एक्टिव रहेगी, कभी वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। ये किसके बारे में है? मेटफॉर्मिन के बारे में। अब ये कैसे करती है ग्लूकोज के लेवल को कम, पहले वो आपको पता होना चाहिए। सो उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। सो नॉर्मली अगर आपने देखा है तो ग्लूकोज, जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसकी हम बात करें, ये किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। और ये पायरुवेट से आपको क्या मिलती है? एनर्जी। ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू इसमें कन्वर्ट हुआ, और पायरुवेट से आपको क्या मिलेगा? एटीपी। जो आपको एनर्जी चाहिए वो मिलेगी एटीपी। इससे पायरुवेट से एनर्जी बनाने के दो पाथवे आपके पास, वन इज एरोबिक पाथवे, सेकंड वन इज एनारोबिक पाथवे। इट इज एन एरोबिक पाथवे, एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकंड पाथवे है एनारोबिक पाथवे, इट इज इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, O2 की एब्सेंट में। एरोबिक पाथवे जब आपको कंडक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्या चाहिए आपको यहाँ पे? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एनारोबिक के लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। सो इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना, तो क्या चाहिए आपको? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जब ये एरोबिक पाथवे से कन्वर्ट होगा, तो ये आपको 4 एटीपी देगा, उसके साथ में पायरुविक एसिड बनाएगा, व्हिच इज लेस डेंजरस फॉर बॉडी, पायरुविक एसिड। यही जब आपका एनारोबिक पाथवे के थ्रू बनेगा, तो ये 2 एटीपी बनाएगा, उसके साथ में लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, व्हिच इज वेरी डेंजरस। ये है नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं। सो जब हम किसी बात करते हैं पर्सन की ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, ग्लूकोज ज्यादा है, मतलब उसके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम किसको ब्लॉक करवा देते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को। और उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज है वो यूज नहीं आएगा, जो ब्लड वाला ग्लूकोज है उसको बॉडी यूज करेगी एनर्जी के लिए, और उससे आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? जब हम ये ड्रग मेटफॉर्मिन दे दिया आपने पेशेंट को, अब हम इस पेशेंट पे आ जाते हैं जिसको आपने डाई दिया। मेटफॉर्मिन ले रहा है पेशेंट, और उसके साथ में अब क्या हम दे रहे हैं? डाई। डाई की बात करें, सो डाई के अंदर पहला पॉइंट आता है कि डाई इज हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। एंड यही रीजन होता है कि जब भी आप डाई देते हैं, तो डाई देने से पहले एवरी रेडियोलॉजिस्ट आस्क फॉर कैप्टी और आरएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। क्वेश्चन भी आता है कभी-कभी कि डाई देने से पहले कौन सा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो आंसर होगा किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए, और नॉर्मल आपके क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन जो भी है वो सारे नॉर्मल होने चाहिए। नाउ अगर किसी वजह से आपने पेशेंट को डाई दिया, और उस पेशेंट ने साथ में क्या ले लिया? मेटफॉर्मिन भी ले लिया, मेटफॉर्मिन ले लिया, और साथ में आपने क्या दे दिया? डाई दे दिया। और डाई देने की वजह से बाय द वे किसी भी फैक्टर की वजह से उसका किडनी क्या हो गया? फेल हो गया, ड्यू टू यूज ऑफ डाई इन द पेशेंट। पेशेंट किडनी इज ड्यू टू द हाईली नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ दिस डाई, किडनी क्या हो गई? फेल हो गई, किडनी काम करना बंद। सो डाई ने क्या कर दिया? रीनल फेलियर कर दिया। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी पेशेंट, बट इन सम इंडिविजुअल्स इट मे बी पॉसिबल। कैसा हो गया? रीनल फेल हो गया। जब किडनी फेल होगा, तो आपका जो मेटफॉर्मिन पेशेंट ने लिया था, क्या वो बॉडी से आउट होगा? मेटफॉर्मिन एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? मेटफॉर्मिन एक्सक्रीशन डिक्रीज। जब मेटफॉर्मिन एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो बॉडी में मेटफॉर्मिन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज। जब मेटफॉर्मिन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो मेटफॉर्मिन जो है इस पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को क्या करेगा? बहुत एक्सेसिवली ब्लॉक करेगा। और जब ये एक्सेसिव ब्लॉकेज होगा, तो एरोबिक पाथवे क्या हो जाएगा?
स्टॉप। जब एरोबिक पाथवे बंद हो जाएगा तो बॉडी किस पाथवे पे शिफ्ट हो जाएगी? एनारोबिक पाथवे पे। और उस वजह से एक तो बॉडी में एटीपी कम बनेगा तो वो ज्यादा यूज करेगी इस पाथवे को। दूसरा इसकी वजह से क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, और ये हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बॉडी में क्या करेगा? लैक्टिक एसिडोसिस। सो दिस इज द mechanism of action why metformin produce lactic acidosis. Clear? Next है क्या करना है, क्या बनाना है? मेटफॉर्मिन एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा, इससे क्या होगा? इंक्रीज मेटफॉर्मिन इन ब्लड। जब ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा तो इंक्रीज ब्लॉकेज ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जब ये एक्सेसिव ब्लॉक होगा, दिस लीड टू स्टॉपिंग और ब्लॉकेज ऑफ एरोबिक पाथवे। देन बॉडी क्या करेगी? बॉडी यूज एन एरोबिक पाथवे फॉर एनर्जी, एनारोबिक पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और जब बॉडी एनारोबिक पाथवे को यूज करेगी तो उसे क्या होगा? इंक्रीज लैक्टिक एसिड एंड दिस लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस। सो दिस इज क्लियर? यहां से लिखना है, ये लिख लिया था। यस, नीचे करें और नीचे, फिर आप लिखा ही क्या है? लिख लिया। नेक्स्ट इज द रीनल एंजियोग्राफी। कल का टेस्ट जो है एनाटॉमी का टेस्ट है आपका, तो एनाटॉमी में आई थिंक कोई डाउट और कोई रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज होते हैं। तो नंबर सबके आने चाहिए हाईएस्ट टॉप नंबर जो आ सकते हैं। यस, यस और नो? तो 100 ही हो सकते हैं टॉप, ज्यादा ज्यादा तो 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। अरे मेरे में तो लाना कम से कम, बाकी तो ठीक है। रीनल सिस्टम में 100% मार्क्स लाना है। जितने भी एमसीक्यूज मैं दूंगा, आई थिंक 50 एमसीक्यूज होंगे, तो 50 आउट ऑफ 50 आपके आने चाहिए। यस, नहीं देने कम, 10 दे दे, फिर 10 में से 10 ले आएंगे सर। है? कितनी किडनी होती है? 2। किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल। ब्लड सप्लाई कौन करता है? रीनल आर्टरी। ऐसे दे दे। अरे कहां तक लिख लिया? अप्रोक्सीमेटली 50 एमसीक्यूज होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 50 तक आपको मिल सकते हैं। उससे ज्यादा हो गया, रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा भी आ सकते हैं। सो आपको पढ़ के आना है अच्छे से। आप लोगों को लिखने के लिए, बातें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, साइलेंटली लिखना है। लिख लिया तो आगे मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट। ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, सारी चीजें आपको घर से पढ़नी है। जब मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अपने हिसाब से खुद से करने की कोशिश करनी है। यस है क्या? अरे इतना टाइम नहीं है, है? इसको वापस स्टार्टिंग से करेंगे तो 10 मिनट और लगेगा। है? वी डोंट हैव दैट मच टाइम। 6 महीने है मेरे पास और आपके पास नॉट सेट क्लियर करने के लिए और पढ़ाने के लिए। बाकी मैं ऊपर नीचे करता रहूंगा तो 6 महीने की जगह कितने लग जाएंगे फिर? हाँ, 12 महीने भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको इधर लिखनी है और घर जाके उनको नोटबुक में लिखना है। इधर अभी नहीं लिखना है नोटबुक में, अभी समझना होता है केवल। यस, मूव करें। बाकी लोग जो भी लिख पाए वो सब अपने पास वालों की नोटबुक से लिखे। नेक्स्ट, रीनल एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी की बात करें तो एंजियोग्राफी सिंपल वर्ड जो हम यूज करते हैं जब आप किसी भी ऑर्गन के ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स की स्टडी करते हैं विद डाई, दैट इज नोन एज एंजियोग्राफी। लाइक अगर आप हार्ट की बात करें तो उसको बोलेंगे कार्डियो एंजियोग्राफी। अगर आप यहाँ पे किडनी की बात करें तो रीनल एंजियोग्राफी, ब्रेन की करें तो ब्रेन एंजियोग्राम, ब्रेन एंजियोग्राफी। सो दिस ऑर्गन के ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स की हम डाई के साथ स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। इंजेक्शन ऑफ रेडियोपेक डाई थ्रू अ कैथेटर इंसर्टेड इनटू femoral artery to examine renal blood vessels and renal artery supply. So एंजियोग्राफी का मेन पर्पस होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंजियोग्राफी हम किस लिए कर रहे हैं? किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई जो हो रही है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? एंजियोग्राफी करते हैं। डाई हम यहाँ पे यूज करेंगे और मोस्ट कॉमन साइट जो हम कैथेटर डालते हैं वो यूज करते हैं फीमोरल आर्टरी जो है वहां से कैथेटर पुट करते हैं। जब भी आप फीमोरल कैथेटर पुट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने आपको। पेशेंट की पोजीशन में हमेशा पेशेंट को मोस्टली में सुपाइन रखना होगा। आप उसको ज्यादा बेंड नहीं कर सकते, नहीं तो कैथेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किंक हो जाएगा और आपका जो है प्रोसेस सही से नहीं होगा। तो उस प्रोसीजर भी आपको वेसल्स, मेजर वेसल्स होती है, बड़ी वेसल्स होती है, ब्लीडिंग होने के चांसेस, हेमेटोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको प्रेशर ड्रेसिंग स्टेंट बे के साथ में करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंटली उस साइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रेडनेस, एडिमा, हेमेटोमा फॉर्मेशन के लिए। लाइक दिस इज द स्टडी। आपने डाई दे दिया, डाई देने के बाद आप पूरा देखेंगे तो ये आपकी दो जो आपको किडनीज देखने को मिल रही है और ये पूरी वेसल्स जो है इससे आपको देखने को मिलेगी। आपका बड़ा वेसल्स, इससे पूरा लिम्ब में जो आपकी फीमोरल आर्टरी जो है दोनों आपको देखने को मिल रही है।
सो यहाँ से हम पुट करेंगे कि डाई ये फीमोरल आर्टरी से सीधा किडनीज के अंदर जाएगा और यहाँ से हम क्या कर लेंगे उसकी एग्जामिनेशन आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे. दिस इज एन रीनल एंजियोग्राफी. नेक्स्ट क्लियर है एंजियोग्राफी. एज ए नर्स आपकी रिस्पांसिबिलिटी में ध्यान रखना है, हेमेटोमा ध्यान रखना है. और इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं कभी-कभी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे भी आपने पंक्चर किया है वहां से लोअर पार्ट की पल्सेस जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली चेक करनी है. लाइक फीमोरल में कैथेटर पुट किया तो लोअर लिम्ब की पल्स क्या करनी है आपको चेक करनी है. अगर यहाँ रेडियल से डाला है तो ये पार्ट की जो सप्लाई है वो आपको देखते रहना है. अगर इसमें एब्सेंस ऑफ पल्स आती है मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या हेमेटोमा बना है और तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. अगर एरिया जो लिम्ब है वो कूल लगती है तो वो भी इंडिकेशन हो सकता है, पेल कलर या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है. सो ये सारे थिंग्स आपको ऑब्जर्व करते रहना है एज ए नर्स फ्रीक्वेंटली इस पेशेंट के अंदर. द नेक्स्ट इज सिस्टोस्कोपी एंड ब्लडर बायोप्सी. यस रीनल आर्टरी ब्लॉकेज रहता है तो बीपी क्यों हाई होती है? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द अनइनहिबिटेड स्टिमुलेशन ऑफ RAS सिस्टम. renal angiotensin aldosterone system access to stimulate होगा. जब किडनी की आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी renal आर्टरी तो किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज एंड दैट लीड टू अनइनहिबिटेड स्टिमुलेशन ऑफ RAS सिस्टम. कंटीन्यूअसली RAS सिस्टम स्टिमुलेट रहेगा बॉडी के अंदर, कंटीन्यूअसली आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट रहेगा और उसकी वजह से बीपी क्या रहेगा कंटीन्यूअसली हाई देखने को आपको मिलेगा. सो दैट इज द रीजन. सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी के अंदर सिस्टो मींस होता है ब्लीडर, ब्लीडर एंड स्कोपी मींस विजुअलाइजेशन. सो ब्लीडर को विजुअलाइज करना, देखना थ्रू द स्कोप. यूरेथ्रा जो है उसके थ्रू हम एंडोस्कोप डालेंगे और उसके थ्रू आप ब्लीडर को पूरी तरह से देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे अंदर कुछ ट्यूमर या जो भी ग्रोथ है उसके लिए. एंड देन उसी के थ्रू हम बायोप्सी भी ले लेते हैं अंडर गाइडेंस. ब्लीडर म्यूकोसा इज एग्जामिन्ड फॉर द इन्फ्लेमेशन, कैल्कुलाई और ट्यूमर बाय मींस ऑफ a cystoscope. A sample of biopsy may be obtained. इसके लिए क्या क्या प्री प्रोसीजर हमें ध्यान रखना होगा. तो इट्स नॉट अ मेजर प्रोसीजर, छोटा सा प्रोसीजर होता है. 5 मिनट ओनली, 5 मिनट लगता है इसमें और ज्यादा टाइम लगता है सिस्टोस्कोपी करने में. कंसेंट लेना पड़ेगा बिकॉज़ ये इन्वेजिव प्रोसीजर है. If biopsy is planned and few midnight before test. So जब आप बायोप्सी लेंगे तो पेशेंट को सेडेट करना पड़ेगा क्योंकि पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, हमें आगे भी जाना पड़ सकता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो हमें सेडेशन रिक्वायर्ड होगा. और जब सेडेशन चाहिए होगा तो हमें पेशेंट को क्या रखना पड़ेगा एनपीयू रखना होगा टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. तो आपको एनपीयू रखना मिडनाइट से 6 to 8 आवर्स के लिए. अब सिस्टोस्कोपी अलाउंस प्लान केवल सिस्टोस्कोपी करनी है तो आपको एनपीयू रिक्वायर्ड नहीं होगा वहां पे क्योंकि कोई तरह का कोई ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं है. सो नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नेसेसरी. लास्ट टेस्ट जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन. जानते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? लाइक ये वाटर है, पानी को मैं यहाँ पे डालूंगा, पानी गिरेगा एक फोर्स के साथ नीचे जाएगा. ये गया, अभी ड्रॉप गिरेगा, गिर नहीं आ रहा है, पानी है इधर पर आ नहीं रहा है, पता नहीं इधर ही आएगा. सो जो ड्रॉप है वो नीचे गिरता है तो सबके ऊपर एक अलग अलग ग्रेविटी का फोर्स होता है. वाटर जो है वो बहुत क्विकली आएगा. इसकी जगह आप कुछ अदर सब्सटेंसेस देखेंगे तो वहां पे उनका फोर्स अलग हो सकता है, कम या ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है. जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर से तो जल्दी आता है, खाली बोतल फेंकोगे तो थोड़ा लेट आएगा, उस पर ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है कम आपको मिलेगा. सो ऐसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे कि जो फ्लूइड क्लियर होते हैं उनमें ग्रेविटी का फोर्स क्या रहता है ज्यादा, और जो फ्लूइड थिक होते हैं, जो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे चाशनी बना दिया आपने, पानी में शक्कर मिला के बना दिया चाशनी, तो वो ऐसे बहुत टाइम तक आप रखोगे तो वहां से नीचे आएगा, उस पानी में बहुत टाइम हैंगिंग होगा लेकिन वो रबर की तरह से होगा, फिर वो नीचे गिरेगा. वाटर क्विकली नीचे आ जाता है, ऐसे तुरंत नीचे गिर जाता है, होता है. सो वही हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट कैसे करते हैं और क्या इसमें यूज करते हैं. नेक्स्ट ये पिक्चर दी हुई है जिसमें आप सिस्टोस्कोपी प्रोसीजर हम देख रहे हैं यहाँ पे. ये है आपका सिस्टोस्कोप जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है. सिस्टोस्कोप इसको सीधा यूरेथ्रा के थ्रू किसमें डालना है, ब्लैडर में डालना है और इसके थ्रू हम क्या करेंगे विजुअलाइजेशन इस मॉनिटर के अंदर इजीली किया जा सकता है. विजुअलाइजेशन आपका पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जो पोजीशन यूज करते हैं दैट इज लिथोटोमी पोजीशन. कौन सी पोजीशन? लिथोटोमी सुना है, लिथोटोमी पोजीशन. उसके साथ में इसका क्वेश्चन और होता है कि लिथोटोमी पोजीशन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद लिथोटोमी पोजीशन? यस, सो आंसर शुड बी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन associated with the lithotomy position that is DVT, deep vein thrombosis, because of the position. जो आपका लेगिंग्स होता है, लेगिंग्स मतलब जो ये सपोर्ट के लिए लगाते हैं पैरों पे यहाँ पे, सो लेगिंग्स यहाँ पे होता है और पैर इस तरह से होता है उसमें, तो ये पार्ट पूरी तरह से क्या रहता है कंप्रेस रहता है और ब्लड सप्लाई बिल्कुल क्या हो जाती है इंटरप्ट हो जाती है विस्कस कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से. तो लोअर लिम्ब के अंदर डीवीटी होने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं और इसी वजह से डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए एवरी पेशेंट जो लिथोटोमी पोजीशन में है उस हर एक पेशेंट को हमेशा डीवीटी पंप अप्लाई किया जाता है सर्जरी के टाइम. विदाउट डीवीटी पंप हम सर्जरी नहीं कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा वहाँ पे रिस्क होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे डीवीटी. नेक्स्ट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर्स किडनी एबिलिटी टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन इन रिलेशन टू प्लाज्मा. सो जब किडनी ज्यादा यूरिन कंसंट्रेट करेगी, कंसंट्रेट करना मतलब वाटर का अमाउंट कम होगा या ज्यादा लेस, यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा थिकनेस होगी. लाइक जो शुगर पेस्ट हम चाशनी की बात कर रहे हैं वो है लेस अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे इसलिए बहुत थिक है. और अगर डाइल्यूटेड यूरिन है मतलब यूरिन के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका अमाउंट बहुत रेशो की बात करें तो बहुत कम है कंपेयर टू वाटर, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, दैट इज डाइल्यूटेड यूरिन. सो कंसंट्रेटेड यूरिन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी बढ़ जाएगी लेकिन जब डाइल्यूटेड यूरिन आएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी. नॉर्मल इज 1.012 to 1.025, दैट इज अ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम यूरिन में देखते हैं. यस किसमें? रिनल बायोप्सी
क्या करना है? बायोप्सी किडनी में करेंगे नहीं करेंगे ये पूछ रहे हैं। सो कैंसर की बात करें, वैसे मैं कैंसर नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। और ये रूटीन है मेरा डेली का, यही काम है क्योंकि मैं कैंसर ओटी में ही काम करता हूँ। एवरी डे वी आर ऑपरेटिंग मल्टीपल पेशेंट्स। सो कैंसर की बात करें तो किडनी के अंदर दो टाइप की ट्यूमर्स आपको मिलेगी। वन इज द सॉलिड ट्यूमर एंड वन इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। सो ए पर्सन इज हैविंग सॉलिड मास ऑफ ट्यूमर, देन वी विल गो फॉर बायोप्सी, नो इश्यू। बट ए पर्सन इज हैविंग नेफ्रोब्लास्टोमा व्हिच इज आल्सो नोन एज Wilms tumor, in that situation biopsy is contraindicated, we will not take biopsy from that tumor, बायोप्सी हम वहां पे नहीं लेते। सो बायोप्सी ले सकते हैं बट ट्यूमर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करेगा। अगर Wilms tumor है तो हम बायोप्सी नहीं लेंगे, और अगर मास है हार्ड मास तो हम बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है? कैंसर का कंफर्मेटिव टेस्ट है बायोप्सी, एक्सेप्ट इन Wilms tumor और नेफ्रोब्लास्टोमा। वहां पे हम सीटी स्कैन से इसको कंफर्म करते हैं, बायोप्सी नहीं लेते, क्योंकि वो ट्यूमर रप्चर होने के बाद पूरी बॉडी में फैल जाएगा और अदर पार्ट में कैंसर कोज करेगा। उसके अंदर लिक्विड भरा होता है और वो कैंसरस लिक्विड है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होकर कैंसर कोज करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ये एक मीटर है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर या फिर रेफ्रेक्टोमीटर या रिएजेंट स्ट्रिप और यूरिनोमीटर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करते हैं। ये कुछ इस तरह का आता है, ये मीटर आता है, इसके अंदर आपको यूरिन डालना है, इसके ऊपर मार्किंग लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं। जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उतने मार्किंग पे आके वो, जैसे अपना थर्मोमीटर में मर्करी होता है, वैसे इसके अंदर मार्किंग के लिए स्ट्रिप लगी हुई ऊपर, उस स्ट्रिप में कलर आपको देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये मीटर पूछे किस काम आता है तो आंसर क्या है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, नेम इज हाइड्रोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर, रिएजेंट स्ट्रिप या यूरिनोमीटर। वो टर्म जो इसमें हम यूज करते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर वो है इंक्रीज लेवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिक्रीज लेवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनके लिए दो टर्म होती है। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नोन एज, what is the term used for increase level of specific gravity in urine? Hyper. So there are two terms, one is hyperstenuria and hypostenuria, और ये दोनों टर्म हम यूज करते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने के लिए। सो अगली स्लाइड पे लिखी हुई है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड हाइपरस्टेनुरिया एंड डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड हाइपोस्टेनुरिया। सो ये है, इसको लिख देंगे आप डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आर्टेरियल ब्लड केसेस पढ़ना है, क्या आता है सबको? पता है? छोड़ दे, सर तो वैसे पढ़ाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास है फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जहां पे हम पहले बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स की, देन उसके बाद हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स की, आईवी लाइंस की, ये भी हम इसी में पढ़ेंगे। देन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टार्ट करें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स और एबीजी। एबीजी आता है सबको या नहीं आता है? आता है तो फिर क्यों पढ़ना है? एग्जाम के अंदर आर्टेरियल ब्लड केसेस का एमसीक्यू आता है, और जो एग्जाम में आता है वो आपको भी आता है, ऐसा होना चाहिए। आपको नहीं आता है फिर आपका एक मार्क्स क्या हो जाएगा पहले से ही कम, तो इसलिए आपको आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल ब्लड केसेस, एबीजी। बेसिकली हम यहाँ पे एनालिसिस पढ़ेंगे, एबीजी एनालिसिस। सो जब हम एबीजी की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक पर्सन आना, एक पहले एक वैल्यू आनी चाहिए, वो है पीएच। पहले वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? पीएच। और जब पीएच आपके माइंड में आती है तो फिर एक पर्सन आना चाहिए, और वो थे डॉक्टर सोरेनसन। कौन थे? पी सोरेनसन थे, पॉल सोरेनसन, इनका नाम याद आना चाहिए आपको, जिन्होंने कार्लसबर्ग लेबोरेटरी के अंदर ये पीएच को डिस्कवर किया था कि पीएच क्या होता है। उन्होंने बताया पीएच ये होता है। सो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने आपसे पूछा कि पीएच क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? इट इज रिलेटेड टू H प्लस आयन। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। सो H प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लेवल ऑफ H प्लस इन योर ब्लड, व्हाट इज द लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन योर ब्लड? बहुत ही कम। एग्जाम है बहुत कम, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, बिल्कुल ने के बराबर है, फिर क्या लिखोगे आप? सो अगर हम इसकी बात करें तो द वैल्यू ऑफ दिस H प्लस आयन इज वेरी वेरी लो, जिसको आप बहुत कम कह रहे हैं, बट फिर भी वैल्यू तो है, कुछ तो है, ये जो है याद रखनी पड़ेगी। और उस वैल्यू के बेसिस पे इन्होंने पूरा पीएच आपको निकाल के बताया, डिस्कवर किया और बताया, पूरा समझाया आपको। तो क्या था उस डिस्कवरी हम बात करें तो H प्लस आयन की वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 0.0000004 MEQ पर मिनट। ये किसका वैल्यू है? हाइड्रोजन आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन योर ब्लड। एंड इतना माइनस अमाउंट है, यही रीजन होता है कि लिटिल विल चेंज इन दिस लेवल चेंज योर होल पीएच ऑफ ब्लड। थोड़ा सा भी अगर इसमें चेंजेस आता है तो पीएच चेंज हो जाएगी, एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो जाएगा। बहुत क्रिटिकल है ये पैरामीटर। सो जब ये वैल्यू निकाला तो सोरेनसन ने बोला ये तो बहुत ही ऐसा वैल्यू है, इसको क्या करें? तो उसने अपना मैथमेटिक लगाया और उसने क्या किया, दोनों तरफ यहाँ पे लॉग लगा दिया। लॉग H प्लस, लॉग जानते हो मैथमेटिक्स में होता है, लास्ट चैप्टर आता है जिसमें लॉगरिथम वाला चैप्टर आता है पीछे से। हाँ जो भी आता है। सो दो हमारा मैथमेटिक्स का रूल है कि आप दोनों साइड में एक सेम थिंग से अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी करते हो तो वो इक्वल हो तो कोई इशू नहीं है। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, लॉग कर दिया, लॉग 0.000004, ये मैं लिख दिया, आप नहीं लिख रहा हूँ। अब आगे क्या किया, वैल्यू निकाली। अगर आपने 10th क्लास तक पढ़ा हो तो एक पीछे बुक के सबसे लास्ट में एक लॉगरिथम टेबल दी होती थी, जिसमें वैल्यू लिखी होती थी, log 1 का वैल्यू इतना होता है, log 2 का इतना होता है, log 3 log 4, ऐसे अलग अलग वैल्यूज होती थी। सो इसने उस टेबल में देख के बताया कि log 0.00004 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू कितना था? सो इट इज log H प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस 7.4। वैल्यू कितना था? माइनस 7.4। इतना कम है कि क्या वैल्यू आएगा? सो माइनस 7.4 आया।
फिर इसने बोला यार ये तो माइनस में है, माइनस वैल्यू होती नहीं, हम कैसे बोले माइनस मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या करो प्लस करो। जब प्लस से इधर भी, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसने क्या किया इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या कर दिया प्लस कर दिया। log h plus इक्वल टू 7.4, बट ये क्या हो गया माइनस में आ गया नेगेटिव log h plus। और आई थिंक अब आपके दिमाग में थोड़ा कुछ आ रहा होगा कि जब आप pH पढ़ते तो वहां पे डेफिनेशन भी ये लिखा होता है व्हाट इज pH, इट इज द नेगेटिव log ऑफ h plus आयन। देखा है कभी डेफिनेशन पढ़ा होगा तो। सो ये क्या था नेगेटिव log ऑफ h plus आयन दैट इज 7.4। फिर दूसरे साइंटिस्ट और लोगों ने बोला यार ये log नेगेटिव log h plus अच्छा नहीं है, इसको कुछ और करो। तो उसने बोला क्या करें, उसने बोला इसको लिख देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन H plus आयन, पावर ऑफ H plus दैट विल बी इक्वल टू 7.4। फिर बोला ये बहुत बड़ा है, ये भी हमसे बोला नहीं जाता है, थोड़ा इसको क्या करो छोटा कर दो। तो इसको क्या लिख दिया pH is equal to 7.4 पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू 7.4। सो दिस इज द डिस्कवरी जो किसने करी थी सोरेनसन ने करी थी, जिसकी हम बात करें कार्लसबर्ग लेबोरेटरीज के अंदर जो हमारे बड़े भाई साहब थे सोरेनसन, उन्होंने डिस्कवरी की थी और उन्हीं की हम ये बात करें। तो क्लियर है चलो क्या है एसिड बेस बैलेंस। blood needs the right balance of acid and basic compounds to function properly, this called acid base बैलेंस। बॉडी के अंदर एसिड और बेस दोनों का एक इक्वल बैलेंस होना मस्ट है, एक भी वैल्यूज अप डाउन होगी तो दोनों में डिस्टर्बेंस होगा और उस वजह से बॉडी का फंक्शन अल्टर हो जाएगा। तो एसिड बेस बैलेंस इक्वल बैलेंस आपको रिक्वायर्ड होगा दोनों में। एंड इसको मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन हमारे पास वो है किडनी एंड लंग्स, दो ऑर्गन। किडनी प्ले रोल विच इज वेरी स्लो बट फॉर लॉन्ग टर्म, आपके बैलेंस को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने का काम कौन करता है किडनी। लंग्स प्ले वेरी क्विक बट फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, क्विक करता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। इसीलिए दोनों सिस्टम का वर्क करना मस्ट है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तब आपका लंग्स ठीक कर देगा, फिर उसके बाद किडनी मिलकर उसको धीरे धीरे पूरा करके लंबे टाइम तक उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। वन मोर थिंग इज बाइकार्बोनेट एंड दिस इज कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट दिस इज द HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। सो इन दोनों का रेशो जो है वो भी आपको याद रखना है। बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड का रेशो होता है 20:1। दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 1, 20:1। नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए अगर आपके ब्लड में 20 बाइकार्बोनेट है तो कार्बनिक एसिड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये रेशो मेंटेन होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू फॉर द सीरम एनाइन गैप इज 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा एनाइन गैप, उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज एनाइन गैप। एनाइन गैप का सिंपल सा मीनिंग है इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरेबल एनाइन एंड केटाइन। जो केटाइन और एनाइन को आप मेजर कर सकते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं एनाइन गैप। और इसमें हम यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट, जो आपके चार इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हम यहाँ पे मेजर करते हैं और उनसे हम निकालते हैं एनाइन गैप। तो नॉर्मल एनाइन गैप कितना होगा 8 to 16। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ टॉपिक, इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा वही होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, उस पे हम डिस्कस करेंगे। नाउ एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या सैंपल चाहिए आर्टीरियल ब्लड चाहिए। आर्टीरियल ब्लड केसेस है तो उसके लिए कौन सा सैंपलिंग करना पड़ेगा आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड निकालने के लिए आर्टरी को क्या करना पड़ेगा पंक्चर। पंक्चर करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा एलन टेस्ट करना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट मोस्ट कॉमन साइट आंसर शुड बी रेडियल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन साइट। सेकंड रेडियल आर्टरी जब भी पंक्चर करेंगे तो आपको उसके कोलेटरल सर्कुलेशन जो है रेडियल के साथ में कौन है अल्नार है। सो आपको हमेशा अल्नार आर्टरी की पेटेंसी देखनी है कि ये वर्किंग है या नहीं है। अगर ये वर्किंग है तो ही आपको आगे जाना है, अगर ये वर्किंग नहीं है तो इस आर्टरी को पंक्चर नहीं करें, क्योंकि ब्लड सप्लाई सारी इसी से हो रही है और यही ब्लॉक हो गई तो फिर आगे ब्लड सप्लाई कौन करेगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, लाइक क्वेश्चन बोलता है कि यू आर गोइंग टू पंक्चर द अल्नार आर्टरी एंड यू आर परफॉर्मिंग एलन टेस्ट, सो विद दिस एलन टेस्ट यू आर चेकिंग पेटेंसी ऑफ व्हिच वेसल, बताओ। सो याद रखिए क्या क्या मैंने क्वेश्चन क्या पूछा यू आर गोइंग टू पंक्चर द अल्नार आर्टरी एंड यू आर परफॉर्मिंग एलन टेस्ट, नाउ यू आर चेकिंग पेटेंसी फॉर व्हिच वेसल। तो याद रखिए हम पंक्चर दोनों को कर सकते हैं, इट इज नॉट कि अल्नार पंक्चर नहीं कर सकते, वी कैन पंक्चर अल्नार आल्सो, फीमोरल भी कर सकते हैं, कोई भी वेसल्स कर सकते हैं पंक्चर में। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है रेडियल है, और रेडियल को पंक्चर करते हैं इसलिए अल्नार की पेटेंसी चेक करते हैं। अगर आप अल्नार को पंक्चर करें तो वहां किसकी पेटेंसी देखेंगे रेडियल की देखेंगे। सो ये ध्यान रखना है एग्जाम में अगर उल्टा ऐसा कर दे तो आपको ट्विस्ट नहीं होना है, आपको ये नहीं एलन टेस्ट देखते ही सिर्फ अल्नार आर्टरी दिमाग में आंसर अल्नार आर्टरी देना है, वो पेटेंसी अपोजिट कोलेटरल वेसल्स का आपको देखना होगा, जिसके लिए पूछा है उसकी अपोजिट वेसल्स का आंसर आपको देना है। फीमोरल एक ही है तो उसमें कोई एलन टेस्ट नहीं होता है, और वो बड़ी वेसल्स होती है आपके नीडल पंक्चर करने से कोई इतना पंक्चर करने से कोई ब्लॉकेज नहीं होगा वेसल्स में, इसलिए वहां कोई एलन टेस्ट नहीं होगा, एलन टेस्ट सिर्फ हैंड के लिए। नेक्स्ट यस क्या किडनी लंग्स की बात हम कर रहे हैं, किडनी जो है ये भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, लंग्स भी क्या करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, लिखा हुआ है किडनी जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा बट धीरे धीरे करेगा, बट लॉन्ग टाइम के लिए करेगा। यानी इसको मेंटेनेंस करने में आपका एक दिन दो दिन लग सकते हैं लेकिन वो लंबे टाइम तक प्रेजेंट रहेगा बॉडी में। और वही अगर हम बात करें लंग्स की तो लंग्स क्विकली करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स में कर देंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा 1 आवर 2 आवर 3 आवर के लिए होगा, फिर वापस खत्म हो जाएगा। सो क्विक एंड शॉर्ट टाइम के लिए कौन करता है लंग्स, स्लो बट लॉन्ग टर्म के लिए तो वो कौन सा है किडनी। नेक्स्ट pH is the power of hydrogen आयन और पोटेंशियल हाइड्रोजन जो मैं अभी निकाल के दिखाया और डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सोरेनसन इन एट कार्लसबर्ग लेबोरेटरी, वो हमने देख लिया। तो पीएच के बारे में पूछे तो आंसर क्या लिखना है डॉक्टर सोरेनसन ने ये सबसे पहले डिस्कवर करके आपको बताया था पीएच को आइडेंटिफाई करना। लिख लिया
pH is discovered by unsuspected Dr. Sorensen in 1909 at Carlsberg Laboratory. Carlsberg सिटी है जहाँ पे इन्होंने लिख लिया। Whenever you are going for ABG analysis तो आपको यहाँ पे बेसिक 3 वैल्यूज जो है पता होनी चाहिए। 3 बेसिक वैल्यू जो याद रखनी है, जो हम अभी पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पे आप सारे टेस्ट कर सकते हैं और किसी भी आंसर एमसीक्यू का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये लिख लिया। एबीजी मशीन तो सब जानते ही हैं, ये ऐसी होती है। सो ये मशीन होती है और इसके अंदर आपको हाइपरनाइज सिरिंज के साथ में सैंपल ले जाना होता है, क्योंकि आपको क्लोट वाला सैंपल नहीं चाहिए, विदाउट क्लोटेड वाला चाहिए। तो सैंपल ले जाना है, इसके अंदर सैंपल ये स्प्लिट करेगी और विद इन 30 सेकंड टू 1 मिनट में रिजल्ट आपको बाहर निकाल के दे देगा। नेक्स्ट इज एबीजी सैंपलिंग। सो सैंपलिंग करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट आंसर होगा रेडियल आर्टरी, मोस्ट कॉमन साइट। सैंपलिंग करने के लिए आपको 2 ml का सिरिंज चाहिए, और जो सिरिंज है वो कैसा होना चाहिए, हाइपरनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें सैंपल को क्लोट नहीं करवाना है। ये दो टाइप्स आता है, एक जो आप हाइपरनाइज करते हो, एक प्री हाइपरनाइज सिरिंज भी आता है जो ऑलरेडी कंपनी वाले देते हैं, बेचते हैं, तो वो है तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करें, वाइल के अंदर से हेपरिन ले, उसको वापस पुश कर दे, प्लस करना जस्ट, ये हो गया आपका हाइपरनाइज सिरिंज, वो आप यूज करेंगे। और ये है पंक्चर कर रहा है, तो पंक्चर करने के लिए सीधा ये रेडियल जो थंब साइड वाला पार्ट है, इसमें हम पंक्चर करते हैं। एबीजी पंक्चर। एबीजी एनालिसिस, अवॉइड सक्शनिंग द क्लाइंट बिफोर ड्राइंग एन एबीजी। सो जब आप एबीजी लेने वाले हैं तो कम से कम 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए सक्शनिंग में और एबीजी के सैंपलिंग में। जब हम एबीजी सक्शनिंग करेंगे तो वो सक्शन क्या करेगा, बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कोज करेगा, ऑक्सीजन के लेवल को क्या करेगा, सक्शनिंग कम करेगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन कम आएगा और CO2 ज्यादा आएगा रिजल्ट में, और आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो आप या तो सक्शनिंग बाद में करें या फिर एबीजी बाद में करें, 15 मिनट का कम से कम गैप रखें दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज बिकॉज द सक्शनिंग प्रोसीजर विल डिप्लीट द क्लाइंट ऑक्सीजन इन एक्यूरेट एबीजी रिजल्ट। सो ये तो ठीक है, इसको लिखना क्या है, अवॉइड सक्शनिंग, जस्ट इतना लिखो, अवॉइड द सक्शनिंग इन केस ऑफ एबीजी सैंपलिंग। अब आपने सक्शनिंग नहीं किया और आप सैंपल लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हम कौन सा टेस्ट करेंगे, एलन्स टेस्ट। स्टार्ट करें, यस। अवॉइड द सक्शनिंग द क्लाइंट before drawing an ABG sample because suctioning procedure will decrease the client oxygen and lead to inaccurate arterial blood gases result। ABG का रिजल्ट आपका फॉल्स मिलेगा। लिख लिया। ABGs are measured to determine oxygen status and acid base balance। और इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करना है, before puncture the artery either the radial or either ulnar artery you should perform the Allen's test। Allen टेस्ट क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। Allen's टेस्ट, सो Allen टेस्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, लाइक जब भी आप Allen टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपना फिस्ट बना दे, मुट्ठी बंद कर ले, हैंड को मुट्ठी बना दे। उसके बाद दोनों वेसल्स को क्या करना है, कंप्रेस करना है एक साथ, रेडियल और की जो अल्नार है दोनों को साथ में कंप्रेस करना है, ब्लड सप्लाई को बंद कर देना है। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऊपर के हैंड के अंदर व्हाइटिश व्हाइटिश कलर आपको देखने को मिलेगा डिस्कलर। देन उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए दबाए, उसके बाद पेशेंट को बोलना है हाथ को ओपन करे, तो हाथ पूरा व्हाइट हो जाएगा। देन जिस वेसल की पेटेंसी आपको असेस करनी है उसको ओपन करना है, अदर वाली को बंद रखना है। लाइक मैं रेडियल को पंक्चर करने वाला हूं तो पेटेंसी किसकी चेक करेंगे, अल्नार की, तो आप अल्नार वेसल्स को ओपन करेंगे इस तरह से, और फिर देखेंगे कि हैंड वापस रेड जो नॉर्मल कलर है वो कितने सेकंड्स के अंदर हो रहा है। जो सेकंड्स का टाइमिंग होगा वही आपको बताएगा यहाँ पे कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पंक्चर करना है या नहीं करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो टाइमिंग रहेगा यहाँ पे एरन टेस्ट के अंदर, अगर आपका टाइम 0 to 7 सेकंड है, सो दिस इज नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे हम रेडियल पंक्चर क्या कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इफ इट इज 8 to 14 सेकंड्स तो इसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन, पार्शियली कहीं ना कहीं आपकी अल्नार आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, कम ब्लड जा रहा है लेकिन उसे कम जा रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बॉर्डर लाइन पे है, सो इट इज बेटर टू गो फॉर अदर हैंड। इसमें अगर कम मिल रहा है तो आप किसमें जाइए, एक बार दूसरे हैंड में चेक करें। अगर लगे कि दोनों में ही ऐसा ही है तो फिर आप पंक्चर कर सकते हैं, बट पहले एक बार क्या करना है, दूसरे हैंड को भी चेक करना है। एंड इफ द टाइम इज मोर देन 14 सेकंड, more than 14 seconds, it is an indication that ulnar artery is not working properly and you cannot go for a radial puncture in that hand। उस hand में आपको radial puncture नहीं करना है। सो यहाँ पे avoid radial puncture, clear। सो ये एलन टेस्ट 3 टाइमिंग याद रखना है, 0 to 7, 8 to 14 and more than 14। 0 to 7 है तो पंक्चर कर सकते हैं, 7 to 14 है तो बॉर्डर लाइन पे है, अवॉइड करना है। अगर नहीं ले दूसरे हैंड में तो फिर उसमें पंक्चर किया जा सकता है लास्ट में जब कुछ नहीं बचा है तो। एंड अगर मोर देन 14 आता है, इफ इट इज मोर देन 14 सेकंड, देन यू विल नॉट गो फॉर रेडियल पंक्चर, अल्नार इज कंप्लीटली नॉट वर्किंग इन दैट हैंड। सो दिस इज एन एलन टेस्ट। एबीसी एनालाइज करने के लिए कुछ वैल्यूज लिखी हुई है जो आपको यहाँ देखनी होगी, जैसे पीएच, पीएससीओ2, पीओ2, बाइकार्बोनेट, जो आपको आर्टियल ब्लड में देखना है। इनकी वैल्यूज वैसे आगे लिखी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें तो 7.35 टू 7.45 पीओ2, जो पीओ2 है, और एक होता है एसपीओ2 और एक होता है एसएओ2। सो हमें यहाँ पे देखना है
आपके आर्टेरियल जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कितना है उसका वैल्यूज आपको देखना है। और आर्टेरियल ब्लड के ऑक्सीजन की बात अगर हम करें यहाँ पे तो नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो नियर बाई 80 to 100% आप देखते हैं, और बाइकार्बोनेट इज 22 to 27. सो दिस इज द वैल्यू जो आपको एबीजी में देखनी है। ट्रांसपोर्ट सैंपल टू द लेबोरेटरी आफ्टर कलेक्शन एज सून एज पॉसिबल, तुरंत लेके जाना है और उसको सैंपलिंग करके लाना है। अगर आप इस सैंपलिंग को डिले करेंगे, इफ यू डिले द सैंपलिंग, तो अंदर की सेल नेक्रोसिस होगा, सेल डेड होगी और उससे CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा, उसके अंदर CO2 का लेवल आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए आपको लेट नहीं करना, डिले नहीं करना है। नेक्स्ट, रिजल्ट यूजुअली अवेलेबल हो, ठीक है, तो कुछ काम के नहीं है। सो जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आपको एबीजी के सैंपल को इमीडिएटली क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन में डिले किया तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, CO2 आपको क्या मिलेगा उसमें, ज्यादा मिलेगा। सेकंड थिंग, जब भी आप सैंपलिंग करें तो कभी भी उसके अंदर किसी तरह का कोई भी एयर मिक्स नहीं करना है एक्सटर्नली। जब आप सैंपलिंग करते हैं, आप इतने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद उसको ऐसे देखते हैं, उसमें थोड़ी सी एयर कुछ रह जाती है तो उसको पीछे खींच के वापस पुश करते हैं और बराबर लाने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या सक कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एयर को सक कर रहे हैं, और एयर उसमें मिक्स होने पे आपका रिजल्ट फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो जब भी सैंपलिंग किया तुरंत केप लगा के उसी स्टेट में लेके जाना है। हमें उसको पेशेंट को पुश नहीं करना है जो एयर निकाल रहा है, मशीन में लगाना है, और मशीन के अंदर इतनी लंबी नीडल होती है, उसको अंदर उसमें डालना होता है सिरिंज को, तो ऑटोमेटिक सक करेगा, एयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको उसके अंदर किसी तरह का कोई भी एक्सटर्नल एयर मिक्स नहीं करना, नहीं तो रिजल्ट फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मूव करें, यस। नेक्स्ट, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अबाउट दिस रिजल्ट एनालिसिस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजल्ट जो आपको यहाँ देखने हैं। फर्स्ट रिजल्ट, पेशेंट के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी है, कंपनसेटेड कंडीशन है, अनकंपनसेटेड है और पार्शियल कंपनसेटेड है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड थिंग, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसके साथ में एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। ये सेकंड पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये दोनों आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, एंड होपफुली सबको इसके बारे में पता होगा, सब जानते ही हैं और बोल रहे हैं सर ने पढ़ाया तो आता ही होगा। है? नहीं पढ़ाया, क्या लिखवा रखा, लिखा रखा था, तो फिर आप लोग क्यों लिख रहे हो वापस, बोल ही नहीं रहा, तो यस सर तो करने दो भाई, रुको सर हमें लिखने दो वापस। है? चलो कोई नहीं, ये लिख लिया, अब नॉर्मल वीडियो तो हो गई। नेक्स्ट, अरे तो मैंने अभी लिखी थी ये, यहां से नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी? सो ये वैल्यूज है, नॉर्मल वैल्यूज, ये लिख लो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना व्हाइट बोर्ड, फिर इसके बाद पीपीटी में कुछ नहीं है, पूरा व्हाइट बोर्ड पे है। नॉर्मल पीएच इज 7.35 टू 7.45, पीएच CO2 इज 35 टू 45 एंड बाइकार्बोनेट इज 22 टू 27। आपको वैल्यूज ये तीनों याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, ये तीनों वैल्यू याद रखनी है। याद रहेगी तीनों? स्टार्ट करें एबीजी एनालिसिस। अभी ये 2 मिनट के पहले या ये लिखी हुई भी याद नहीं हो रही, तो उसको लॉन्ग टर्म कैसे याद रखोगे? है? ये लिखने के लिए भी आपको देखना पड़ रहा है, पढ़ पढ़ के थक गए, इनको ये भी याद नहीं हो रही अभी भी। है? चलो नेक्स्ट आगे, एबीजी एनालिसिस क्या है वो इसमें कुछ नहीं लिखा है और आगे खाली है, तो मैं पढ़ाता हूं अब एनालिसिस कैसे करना है। तो कुछ चीजें जो आपको मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे, बोर्ड पे फोकस रहे, बाकी लिखना उतना सब बाद में देख लेंगे। सो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक रिएक्शंस आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो हमने आई थिंक कल भी मैंने बताई थी, याद होगा आपको, जब मैंने बाइकार्बोनेट का ऑप्शन पढ़ाया था, याद है? H2O plus CO2 both will combine with each other and form the H2CO3, and this will be again further go like this and H plus and HCO3, right? So ये एक रिएक्शंस है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इसकी वजह से आपका एसिड बेस बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। लाइक अगर बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है, बॉडी में क्या हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो ये CO2 जो है वो क्या हो सकता है, दो पाथवे इसके बाद, या तो लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकले, लंग्स के थ्रू क्या हो जाए, बॉडी से आउट हो जाए। अगर लंग्स में कैपेबिलिटी नहीं है, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम क्या करेगा, इसको किसके साथ रिएक्शन कराएगा, वाटर के साथ, और क्या बना देगा, H2CO3, और उस H2CO3 को लेके जाएगा इधर, और इससे क्या बनाएगा, H प्लस एंड HCO3 माइनस। H प्लस को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकाल देगा और HCO3 को अपने पास रिटेन करेगा, और जो एसिडिक प्रॉब्लम थी उसको ट्रीट कर लेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर इधर से हम बात करें, बाय द वे बाइकार्बोनेट ज्यादा है, और अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं, क्विक आपको रिजल्ट चाहिए, किडनी काम नहीं कर रही है, तो लंग्स H प्लस साइन देते हैं, वो क्या करेंगे, इस बाइकार्बोनेट के साथ किसे रिएक्शन कराएंगे, H प्लस साइन से, और क्या बना देंगे, H2CO3, और ये इधर आएगा और ये क्या बना देगा, H2 and CO2। H2O बॉडी में यूज हो जाएगा, CO2 को लंग्स बॉडी से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्विकली आपका एबीजी ठीक हो जाएगा। यस, सो ये दोनों सिस्टम मिलकर अपना एक्शन इस रिएक्शन से दिखाता है, पूरा रिएक्शन जो आपको यूज होती है। इसके साथ में कुछ और पॉइंट जो ध्यान रखने, पीएच का रिलेशनशिप, रिश्ता इसका देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे काम आएगा आगे। और ये रिश्ते में एक ही के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, बाकी सबसे इसकी दुश्मनी है। एक ही है जिसके साथ इसका रिलेशनशिप बेस्ट है, बाकी सबसे क्या है, और वो है बाइकार्बोनेट। पीएच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। बाकी आप पीएच का रिलेशनशिप आप देखोगे किसी के भी साथ, CO2 के साथ देखोगे उल्टा, पोटेशियम के साथ उल्टा, H प्लस के साथ उल्टा, या और कोई भी मॉलिक्यूल है सबके साथ जाओगे, सबके साथ इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा, अपोजिट। सो पीएच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट और पीएच इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू CO2। और हमें वैसे दो ही चाहिए, पर बाकी हम पढ़ेंगे, जैसे पीएच का रिलेशनशिप हम बात करें पोटेशियम से, तो ये भी क्या होता है, उल्टा होता है। पीएच का रिश्ता हम किसके साथ देखें, H प्लस के साथ में नेगेटिव होता है, तो उल्टा रहेगा। उसके अलावा और भी किसी के साथ देखना, इंसुलिन के साथ, वो भी उल्टा, और किसी के साथ, सबके साथ उल्टा। एक ही है जो पॉजिटिव लगता है, वो है आपका बाइकार्बोनेट। तो आप इसको याद रखें, बाकी सबको उल्टा होता है, सबके साथ कुछ भी आ जाए सबके साथ अपोजिट होता है, पॉजिटिव वाला एक ही है। अगर पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी सब में अगर पीएच बढ़ेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये याद रहेगा, क्लियर है। दूसरा, नेक्स्ट, जब भी हम एबीजी के साथ जाएंगे तो एबीजी के तीन पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। वन इज
uncompensated ABG, uncompensated. Second one is partial compensated, and third one is compensated और fully compensated, दोनों एक ही बात है. fully compensated और only compensated लिखा हो तो भी एक ही बात है. So there are three possible result in an ABG जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, uncompensated, partial and fully compensated, और आपको तीनों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको तीन वैल्यूज जो हमने अभी बात की थी वो याद रखनी है. वैल्यूज है आपकी pH, CO2 and bicarbonate. When we are discussing about the uncompensated result, सबसे पहले आपको pH के पास जाना है. pH का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 7.35 to 7.45. सो अगर pH का वैल्यू यहाँ पे एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल का मतलब आइदर नॉर्मल से ज्यादा या नॉर्मल से कम, दोनों ही कंडीशन को हम एबनॉर्मल बोलेंगे. अगर pH क्या है? एबनॉर्मल है, और उसके साथ में आउट ऑफ दीज टू एनी वन नॉर्मल एंड एनी वन एबनॉर्मल, यानी इन दोनों में से एक नॉर्मल होगा और एक एबनॉर्मल होगा. pH तो हमेशा क्या रहेगा? एबनॉर्मल. साथ में जो दो वैल्यूज दी हुई है CO2 एंड बाइकार्बोनेट, उनमें से एक कोई भी एबनॉर्मल होगा और एक कोई भी नॉर्मल होगा. तो उस रिजल्ट को आप क्या बोलेंगे? अनकंपनसेटेड एबीजी रिजल्ट. जब आप एबीजी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीनों वैल्यू को देखें, pH नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, लिख दे उस पे कि एबनॉर्मल या नॉर्मल, उस पे लिख दे पेपर पे, या फिर आप अपनी नोटबुक में सोल्व करें, वहां लिख देंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल. देन उसके बाद CO2 बजाय देखें नॉर्मल या एबनॉर्मल, फिर बाइकार्बोनेट बजाय नॉर्मल या एबनॉर्मल. अगर आपको मिले कि pH नॉर्मल, सॉरी pH एबनॉर्मल है, साथ में बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल और CO2 नॉर्मल है, तो आपका रिजल्ट कैसा है? अनकंपनसेटेड रिजल्ट होगा. क्लियर? व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वैल्यू pH, CO2 and bicarbonate. So in partially compensated result, again this pH is always abnormal. pH यहाँ भी क्या रहेगा? Abnormal. CO2 is also abnormal and bicarbonate is also abnormal. It means when all three values are abnormal, pH भी normal limit से बाहर है, bicarbonate भी normal limit से बाहर है, और उसके साथ में CO2 भी normal limit से बाहर है, तीनों ही abnormal आ रही है, तो रिजल्ट कौन सा होगा? Partial compensated ABG होगा. तो वहां पे लिख देना है partial compensated. समझ रहे? दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अनकंपनसेटेड मतलब pH हमेशा एबनॉर्मल, बट CO2 और बाइकार्बोनेट में एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, वो अनकंपनसेटेड. इधर तीनों ही एबनॉर्मल, तो क्या लिखेंगे? पार्शियल. व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फुली कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड का मतलब है कि बॉडी के अंदर जो pH नॉर्मल नहीं थी, एबनॉर्मल थी पहले, अब वो कंपनसेट होकर नॉर्मल हो गई है, उसको हम बोलेंगे फुली कंपनसेटेड. इट मींस इन फुली कंपनसेटेड रिजल्ट pH इज ऑलवेज pH, CO2 and HCO3. So here pH is always normal within a normal value 7.35 to 7.45. CO2 is abnormal and bicarbonate is also abnormal. This result is known as fully compensated ABG. So ये तीन रिजल्ट, तो तीनों के बारे में कैसे आपको आइडेंटिफाई करना हो, तीनों पॉइंट मैंने लिख दिए. अगर आपको किसी में कोई भी डाउट है तो आप पूछते, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं. कोई भी हो सकता है, आइदर CO2 आइदर बाइकार्बोनेट. एक बार CO2 है, दूसरी बार कुछ पेशेंट में दूसरा भी दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है. यस, क्लियर है? आइडेंटिफाई कर लोगे? यस. तो ये तो हमने रिजल्ट 1 देखा कि एबीजी कौन से टाइप की, अनकंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड या पार्शियल कंपनसेटेड. अब हम जाएंगे रिजल्ट 2 के ऊपर, जहां हम देखेंगे कि जो वैल्यू आपको एबीजी की दे रखी है उसके अंदर एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए मूव करेंगे आगे. सो ये इजी, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. यस, है किसी को डिफिकल्टी? अरे हो गया क्लियर? पता नहीं सर, कुछ समझ नहीं आया. आपके एक्सप्रेशन इतने पता नहीं मिक्स टाइप के होते हैं कि वो साइकेट्रिक में टर्म है, व्हेन अ पर्सन इज हैविंग मिक्स्ड इमोशन. बताइए क्या है? किसमें? फुली कंपनसेटेड में ना. हाँ, तो वो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा. सो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वहां पे वही फॉर्मूला काम करेगा और उसकी हम बात करेंगे. सो जब हम कंपनसेशन पढ़ते हैं, तो कंपनसेशन में क्या होता है कि दो सिस्टम है आपके पास, एक है मेटाबॉलिक सिस्टम और एक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. जब एक सिस्टम कंपनसेट करेगा तो दूसरा सिस्टम उसकी हेल्प करेगा. सो वो मैं अगली जो रिजल्ट है उसमें भी क्लियर करूंगा. जो आपका इक्वेशन जो था कि pH बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, वो मैं अगली स्लाइड पे भी क्लियर करता हूं. हाँ, आपके इमोशंस होते हैं मिक्स टाइप के होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? व्हेन अ पर्सन इज हैविंग मिक्स टाइप ऑफ इमोशंस, रो रहा है, हंस रहा है, पता नहीं चल रहा. लेबल मूड या लेबल अफेक्ट, सुना है? सो आपके भी जो रिजल्ट होता है वो ऐसे ही होता है. समझ में आया नहीं आया? लेबल आया नहीं आया पता नहीं सर. यस, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट हटा दे. नाउ द सेकंड पार्ट, जहां पे हम बात करेंगे pH, CO2 और बाइकार्बोनेट. ओके, फर्स्ट मैं pH से स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी बाद में. दिस इज पार्ट 2, pH. नॉर्मल लेवल इज 7.35 to 7.45. इफ पर्सन इज हैविंग अमाउंट व्हिच इज लेस देन 7.35, आप अगर ये एरो समझ में नहीं आते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 7.35. ये क्या है? लेस देन 7.35. अगर वैल्यू इससे कम है तो इट मींस आपके पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है? एसिडिक प्रॉब्लम होगा. If pH is less than 7.35, then your problem is acidic. If the patient is having value which is more than 7.45, then it is alkaline. Clear? It means अगर आपसे कोई पूछे कि pH का वैल्यू आइडियल ब्लड गैसेस रिजल्ट में किसको इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कि ब्लड एसिडिक है या अल्कलाइन है, वो पता चलता है pH से.
तो आप जैसे ही रिजल्ट देखोगे सबसे पहले पीएच को देखना है, पीएच की वैल्यू नॉर्मल में या एबनॉर्मल में आपने लिख दिया, अगर नॉर्मल है तो बात ही खत्म, आगे देखना ही नहीं, एसिडिक अल्कलाइन वो बाद में देखेंगे। लेकिन इफ इट इज एबनॉर्मल देन देखना है कि नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज्यादा है। अगर नॉर्मल से कम है तो क्या लिखना है एसिडिक, और नॉर्मल से ज्यादा है तो अल्कलाइन। क्लियर, ये हो गया पीएच के बारे में। दूसरा है हमारे पास CO2, नॉर्मल वैल्यू इज 35 टू 45। CO2 की बात करें तो CO2 कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी। इट मींस अगर आपके पर्सन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल जो है वो एबनॉर्मल आपको मिलता है, आइदर इट इज लो आइदर इट इज हाई, वैल्यू किसमें प्रॉब्लम है, CO2 में है, तो वहां पे प्रॉब्लम कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी। एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो हमने पीएच से पता लगा दिया। अब अगर CO2 नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो आपको देखना है, कम या ज्यादा देख लेंगे, दोनों वैल्यू 35 से कम या 45 से ज्यादा। अब इसमें आप पता लगाएंगे कि अगर एबनॉर्मल है तो हम क्या लिख देंगे, रेस्पिरेटरी, और ऊपर जो भी आया एसिडोसिस आया एल्कलोसिस आया वो उसके साथ मैच कर देंगे। थर्ड जो आप देखेंगे वो है आपके पास बाइकार्बोनेट HCO3, नॉर्मल इज 22 टू 27, एंड ये कौन से सिस्टम के साथ में है, मेटाबॉलिक। बाइकार्बोनेट का मतलब मेटाबॉलिक मींस अगर CO2 नॉर्मल आता है तो फिर बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा, और अगर बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है तो हमारे पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगी, पर्सन इज सफरिंग विद मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। ये जो मैंने तीनों बताया ये सिर्फ किसमें इंप्लीमेंट होगा, अनकंपनसेटेड में, कि एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकंपनसेटेड। लेकिन ऐसा भी तो था, हमने देखा कि सर दोनों ही एबनॉर्मल है तो फिर कैसे पता लगाएंगे, लाइक इन पार्शियल कंपनसेटेड एंड इन केस ऑफ फुली कंपनसेटेड द CO2 एंड बाइकार्बोनेट बोथ आर एबनॉर्मल, तो हमने देखा, तो वहां पे हम मेटाबॉलिक लिखेंगे या रेस्पिरेटरी लिखेंगे, कैसे पता लगाएंगे। और तो उसकी भी हम बात करते हैं। सो जो दो सिस्टम है, एक है CO2 और एक है आपके पास बाइकार्बोनेट। जब वैल्यूज की आप बात करेंगे दूसरे टाइप लाइक पार्शियल कंपनसेटेड एंड फुली कंपनसेटेड में, तो वहां पे बॉडी क्या कर रही है, पहले अनकंपनसेटेड था, थोड़ी सी कोशिश करके बॉडी इसको कहां लेके गई, पार्शियली थोड़ा ठीक किया, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया, फुली ठीक कर दिया। धीरे धीरे बॉडी क्या कर रही है, पीएच को ठीक करवा रही है। ये ठीक करने के लिए सिस्टम कौन सा रिस्पांसिबल है, दो ही सिस्टम हमारे पास है जो रिस्पांसिबल है। नाउ इफ योर CO2 सिस्टम इज, जैसे मैं यहाँ पे वो जो इक्वेशन लिखी थी, पीएच इज प्रोपोर्शनल टू CO2 एंड पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, ये लिखा था हमने। अगर पीएच बढ़ता है तो CO2 क्या होना चाहिए, नॉर्मली कम होना चाहिए, एंड अगर पीएच बढ़ता है तो नॉर्मली बाइकार्बोनेट भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। दिस इज नॉर्मल। बट यहाँ पे हम बात करें कंपनसेशन की, और जब कंपनसेशन की बात करें तो बॉडी अपने आप को कुछ ना कुछ चेंज, जैसे हम हार्ट रेट, हार्ट की बात करें, बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो गया, नॉर्मली क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर बॉडी में वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ती है, दिस इज नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया फिर हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी, क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्यों, बिकॉज कंपनसेशन। सो यहाँ पे भी सेम थिंग, नॉर्मली तो पीएच बढ़ने पे CO2 भी बढ़ेगा, और पीएच बढ़ने से सॉरी CO2 कम होगा, पीएच बढ़ने पे CO2 कम होगा, एंड पीएच बढ़ने से बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा, ये नॉर्मल। लेकिन जब एब्नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है वहां पे बॉडी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, और उसकी वजह से इनकी वैल्यूज में आपको एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। एक तो इसके पैरेलल जाएगा और एक इसके अपोजिट जाएगा। लाइक अगर पीएच बढ़ रहा है तो मान लीजिए CO2 कम हो रहा है, तो या तो ये भी कम हो रहा होगा, दोनों एक साथ कभी भी इसके पैरेलल पॉसिबल नहीं होंगे। सो एक वैल्यू क्या करेगी यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करेगी, दूसरा वाला उसको कंपनसेट करके ठीक करवाएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखवाई थी, CO2 plus H2O, H2CO3, H plus and HCO3 minus, तो CO2 सिस्टम अगर आपको ठीक कर रहा है तो बाइकार्बोनेट उसकी कंपनसेशन में हेल्प करेगा, अगर बाइकार्बोनेट ठीक कर रहा है तो CO2 उसको कंपनसेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो उस वजह से एबनॉर्मली होने की वजह से कंपनसेशन से ये वैल्यूज आपको क्या मिलेगी, उल्टा मिलेगा। जैसे हमने पार्शियल कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड में देखा कि दोनों के अंदर एबनॉर्मल देखने को मिल रही है, जबकि उल्टा होना चाहिए था रिलेशनशिप के हिसाब से। क्लियर, ये तीनों क्लियर यहाँ पे, CO2, H2, बाइकार्बोनेट एंड पीएच तीनों से निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप जाएंगे फुली कंपनसेटेड टाइप के रिजल्ट में, वहां पे एबीजी का पीएच तो नॉर्मल है, जब पीएच नॉर्मल है तो आप कैसे लिखोगे कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। हमने अभी लिखा कि 7.35 से कम है तो हम क्या लिखेंगे, एसिडोसिस, एंड अगर 7.45 से ज्यादा है तो अल्कलोसिस। लेकिन फुली कंपनसेटेड में तो ये दोनों के बीच में होगा, देन हम वहां पे क्या लिखेंगे, कैसे एसिडोसिस और कैसे अल्कलोसिस। तो जब भी आप फुली कंपनसेटेड रिजल्ट देखेंगे, आपने पहले निकाल लिया और आपको पता चल गया कि रिजल्ट कौन सा है, फुली कंपनसेटेड है, वहां पे पीएच का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 7.40। when you are solving the question which is related to fully compensated ABG, तो वहां पे pH वैल्यू कितनी माननी है, 7.40। दोनों अनकंपनसेटेड एंड पार्शियल कंपनसेटेड में सेम जो हमने पढ़ा वही रहेगा। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, फुली कंपनसेटेड, तो यहाँ पे क्या रहेगा 7.40। यहाँ पे अगर ये 7.40 से कम होगा तो हम बोलेंगे एसिडोसिस, और अगर इससे ज्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, अल्कलोसिस। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान आपको कब रखना है, जब कौन सा रिजल्ट हम देखेंगे, जब हम फुली कंपनसेटेड वैल्यू की बात करेंगे। क्लियर यहाँ तक। ये जो आर्टेरियल ब्लड गेसेस है ये एक ऐसा चैप्टर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा आप सबके लिए। तो इसलिए घर पे आपको जितने एमसीक्यूज मिले सबको क्या करना है, सोल्व करना है, और जहां भी डाउट लगे लेके उसको आ जाना है तुरंत। यहाँ पे कुछ वैल्यूज है जो मैं आपके सामने लेके आता हूं, दिखाता हूं आपको, आपको क्विकली पढ़ना है और उनका आंसर्स यहाँ पे देना है। सो दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमें जहां दो स्टेज में एमसीक्यू सोल्व करना है, पहले देखना है कंपनसेशन कौन सा है, देन उसके बाद अगले स्टेज में आपको जाना है। यस, तो सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे तीनों वैल्यू जो है वो लिख देनी है, पीएच, CO2 एंड बाइकार्बोनेट। पीएच कितना है 7.50, CO2 कितना है 40, एंड बाइकार्बोनेट 34, लिख दिया। नॉर्मल वैल्यू सबको याद ही है, पीएच नॉर्मल 7.35 टू 7.45, और यहाँ पे कितनी है 50, नॉर्मल या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल आगे लिख दो ए, ए वो एबनॉर्मल,
दूसरे देखना है CO2 नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल वैल्यू इज 35 to 45 और ये बीच में आ रही है, मतलब ये क्या है नॉर्मल। बाइकार्बोनेट 22 to 27, यहाँ पे कितना आ रहा है 34, मतलब ये क्या है एबनॉर्मल। When pH is abnormal and out of these two any one is normal and any one is abnormal, ऐसे रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं अनकंपनसेटेड रिजल्ट। बताया था अभी। आंसर पे आओ, जहां पे अनकंपनसेटेड लिखा होगा वही आंसर होगा, बाकी ये दोनों आंसर पॉसिबल नहीं है, तो दो हमने हटा दिए, बचे कितने दो। अब आते हैं जो नॉर्मल है उसको तो हटा देंगे, वो हमारा आंसर में नहीं आएगा, नॉर्मल वाला हट गया क्योंकि वो ऑलरेडी नॉर्मल है। बचा क्या है एक बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में कौन सा पता चलेगा रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक और पीएच नॉर्मल से ज्यादा है या नॉर्मल से कम, ज्यादा, मतलब क्या है एल्कलोसिस। सो आंसर क्या आ गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद अनकंपनसेटेड रिजल्ट, कहां लिखा हुआ है सी। क्लियर, बहुत इजी और बहुत सिंपल से एमसीक्यूज होते हैं बीजी के, और इनको सोल्व करना भी उतना ही इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, फोकस करना है, इजीली आंसर आ जाएगा। यस चलो एग्जांपल नंबर 2 है, क्या हो गया ये CO2, O2 का कोई मैंने बोला 3 ही वैल्यू चाहिए हमें, बाकी नहीं चाहिए। नेक्स्ट और इतना ज्यादा समझ आ गया है, एक्सेस भी कभी कभी काम हो सकता है, ज्यादा नहीं रखना इतना। यस क्या होगा आंसर बी। सो सेम, जिनको कंफ्यूजन या डाउट लगा वो तीनों वैल्यूज को लिखे नोटबुक में, उसके बाद उसके आगे लिखे एबनॉर्मल है नॉर्मल है क्या है, और फिर उसका आंसर लिखे, आंसर आएगा। सिर्फ ऐसे देख देख के ए है बी है वो नहीं होगा, उससे अपनी वैल्यूज को नोटबुक में लिखो, उसके आगे लिखो कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, और फिर निकालने की कोशिश करो आंसर। यस क्या होगा बी, सोल्व करें, अरे सोल्व करें। पीएच 7.10 CO2 and HCO3, so pH is normal or abnormal, abnormal, CO2 is abnormal, bicarbonate is normal, means pH is abnormal, any one is normal and abnormal, मतलब रिजल्ट कौन सा है अनकंपनसेटेड, यानी पार्शियल कंपनसेटेड आंसर नहीं होगा। अनकंपनसेटेड है उसमें एबनॉर्मल कौन है CO2 या बाइकार्बोनेट, ये हटा दिया। CO2 मतलब रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी किसमें लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों में, सॉरी बचा क्या, ये मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो गया बी रेस्पिरेटरी। 7.10 बिलो द नॉर्मल है उसको हम बोलेंगे एसिडिक, सो एसिडोसिस। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। अपना अपना आंसर निकालना है। यस निकाल लिया सबने, निकाल लिया, नहीं हुआ, समझ नहीं आया है, क्यों नहीं आया, ए आएगा, आंसर बता रहे, तो इनसे पूछ रहा हूँ समझ नहीं आया, यस और नो, नो। अभी ये सोल्व करें क्वेश्चन, उसको देखो कैसे कर रहे हैं हम। यस यस, किस किस को हो गया आपका, हाँ तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किस किस को समझ नहीं आया, एक तो ये बोले नहीं आया, और किस किस को नहीं आया, दो तीन और, अरे साइलेंट हो जाओ पीछे। सो जब समझ नहीं आया तो बोलना है ना, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ वो तो देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे दो टाइप के रिजल्ट निकाल के दिखाए मैंने, पहला था कंपनसेशन आइडेंटिफिकेशन करना, वो समझ आया कंपनसेशन कैसे निकालना है, तो इसमें कंपनसेशन निकाल पा रहे हो आप, कौन सा है, अरे उनसे पूछ रहा हूँ, साइलेंट हो जाओ, कंपनसेशन निकाल पा रहे हैं, पहले दिखाया मैंने तीन वैल्यू अनकंपनसेटेड फुली कंपनसेटेड पार्शियल, वो समझ आया, इसमें निकाल पा रहे हो इस क्वेश्चन में क्या कंपनसेशन हो रखा है। यस है आंसर। सो यहाँ पे देखें वैल्यू क्या है आपके पास, पीएच CO2, पहला पॉइंट ये है इन तीनों का नॉर्मल वैल्यू याद होना चाहिए, याद है तीनों का नॉर्मल पीएच इज 7.35 टू 45, CO2 जिसको भी समझ नहीं आया देख ले एक बार, CO2 का नॉर्मल वैल्यू 35 टू 45 एंड बाइकार्बोनेट 22 टू, ये सिर्फ नॉर्मल वैल्यू लिखा मैंने यहाँ पे। क्लियर, अब देखना है क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। सो मैं अभी तो लिखा हूँ दूसरे कलम में क्वेश्चन की वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन का पीएच कितना है 7.39, CO2 कितना है 27 एंड बाइकार्बोनेट कितना है 19, लिख दिया। अब अगला स्टेप जो है वो क्या करना है कि इसमें देखना है कि ये वैल्यू से बाहर है इसी के अंदर है, नॉर्मल है या नॉर्मल, वो देखना है। पीएच कितना है 7.39 मतलब नॉर्मल, मैंने इसके ऊपर लिख दिया ये नॉर्मल है मतलब नॉर्मल। CO2 क्या है 35 टू 45 यानी नॉर्मल से कम है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा एबनॉर्मल। एंड बाइकार्बोनेट भी क्या है 22 टू 27 यानी नॉर्मल से कम है, ये भी क्या है एबनॉर्मल है। इट मींस पीएच इज नॉर्मल, CO2 एंड बाइकार्बोनेट बोथ आर एबनॉर्मल। अब मैंने जो तीन कॉलम दिखाए थे वो वहां पे देखो ऐसा किसमें लिखा था अनकंपनसेटेड फुली कंपनसेटेड और पार्शियल में,
किसमें लिखा था? फुली कंपनसेटेड, मतलब इसका पहला आंसर क्या होगा? फुली कंपनसेटेड। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे फुल कंपनसेटेड और यहाँ फुल कंपनसेटेड, बाकी दो में क्या लिखा हुआ है? अनकंपनसेटेड, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए? फुल कंपनसेटेड। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, उनमें हमें निकालना है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक है, और साथ में ये अल्कलाइन है या फिर एसिडोसिस है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब रिजल्ट कौन सा आ जाएगा फुली कंपनसेटेड, तो पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना मानना है? 7.40 दिखाया था। यहाँ पे हम नॉर्मल कितना मानेंगे? 7.40। अगर ये इससे कम है तो हम क्या बोलेंगे? एसिडोसिस, और इससे ज्यादा है तो एल्कलोसिस। यहाँ पे कितना है? 7.39। ये नॉर्मल जो मैं बोल रहा हूँ उससे कम है, तो प्रॉब्लम कौन सा होगा? एसिडोसिस। ये आपका ऑप्शन ए और सी बचा हुआ है, इसमें एसिडोसिस कहाँ लिखा हुआ है? यही लिखा है। अब दूसरा ये भी पता लगाना होगा कि मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी। यहाँ तो आपको साफ दिख गया कि आंसर सी पॉसिबल है, ए पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी में अगर ये ऑप्शंस जो है डी वाले में अनकंपनसेटेड की जगह फुली कंपनसेटेड लिखा है, वहां पे आप कंफ्यूज होंगे, तो वहां निकालना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वहां देखने के लिए आपको रिलेशनशिप देखना है। पीएच का रिलेशनशिप क्या है? CO2 के साथ में उल्टा और बाइकार्बोनेट के साथ में सीधा। आप पीएच यहाँ पे नॉर्मल से कम है या ज्यादा है? कम है। सो जब पीएच कम होता है तो CO2 क्या होता है? ज्यादा। और जब पीएच कम होता है तो बाइकार्बोनेट भी कम होता है। अब इनको मैच करना है इन दोनों के अंदर। पीएच कम हो रहा है तो CO2 क्या होना चाहिए? नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? कम है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। बाइकार्बोनेट अगर COPH कम है तो बाइकार्बोनेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा एग्जाम के लिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो एमसीक्यूज एग्जाम में आपको पता है कि आएंगे, पीएच या ये बीजी वाला आएगा, तो आपको भी आना चाहिए। नहीं तो आप अपने आप के और ज्यादा डिफिकल्टीज ला रहे हैं पहले से। हर एक को पता है कि आएगा, तो सबको आना चाहिए। भाई आपको क्वेश्चन आएगी, हर में 4 चैम्बर बोले कि होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, और आप बोलो मुझे तो नहीं आता है, तो फिर एक नंबर पहले माइनस कर लो, क्योंकि वो सबको आएगा, बाकी सबको आपको छोड़ के। समझ रहे हैं? और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ और उनको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अभी जिसको भी समझ रहे हैं नोटबुक में तीनों वैल्यूज लिखे, उनके आगे वैल्यूज लिख के उसको सोल्व करने की कोशिश करें। एक बार बोल दिया मैंने, सुन लिया, अभी साइलेंट हो जाओ, दूसरों को करने तो क्या आ रहा है इनका। फर्स्ट पुट द होल 3 वैल्यूज इन योर नोटबुक। पहले तीनों वैल्यूज को लिखें, उसके आगे लिखें नॉर्मल, एबनॉर्मल, एंड उसके बाद अगले स्टेप में जाए। पहले कंपनसेशन निकाले कि कौन सा है, फिर उसके बाद अगला रिजल्ट निकाले। नहीं हो रहा है? क्या आएगा? अनकंपनसेटेड। ओके, है अनकंपनसेटेड रिजल्ट। हाँ हाँ। अब इसके बाद देखो पीएच क्या है, नॉर्मल या नॉर्मल? एबनॉर्मल। कम है या ज्यादा? ज्यादा है, तो ज्यादा क्या लिखेंगे? एसिडोसिस या अल्कलोसिस? पीएच ज्यादा है तो अल्कोहल। देखो उसके आगे अनकंपनसेशन के आगे अल्कोलोसिस। अब CO2 नॉर्मल है या बाइकार्बोनेट है? नॉर्मल को छोड़ दो, जो एबनॉर्मल है वो देखना है। एबनॉर्मल कौन है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में कौन सा सिस्टम? मेटाबॉलिक। तो आंसर, आंसर आ गया मेटाबॉलिक। ये हो गया। तो क्या आंसर होगा? आंसर मिला है? मिला? नहीं मिला इस बार भी? ये इसका सबसे इजी वाला क्वेश्चन जो ये पहला है, जो हमने लास्ट किया, वो सबसे टफ वाला था, थर्ड नंबर वाला। ये सबसे इजी वाला है, ये तो देखते आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें फिर प्रैक्टिस करें, इसके धीरे धीरे अगले पे पढ़े। यहाँ पे देखो पीएच क्या लिखा हुआ है? 7.57। CO2 37 एंड बाइकार्बोनेट 30। ये CO2 है, ये बाइकार्बोनेट है, और ये पीएच। पीएच नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब ये क्या है? एबनॉर्मल। CO2 क्या है? नॉर्मल से रेंज में ही है, 35 to 45, मतलब ये क्या है? नॉर्मल। और बाइकार्बोनेट नॉर्मल से ज्यादा, तो ये क्या है? एबनॉर्मल। पीएच इज एबनॉर्मल, एंड इन दोनों में से एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, मतलब रिजल्ट कौन सा है? अनकंपनसेटेड। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन से अनकंपनसेटेड वाले, एक इसको हटा देंगे, बाकी 3 में से एक आंसर होगा। अब इसमें पीएच नॉर्मल से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा होता है तो क्या बोलेंगे? एल्कालोसिस। सो लिख दिया मैंने एल्कालोसिस। और कौन सा नॉर्मल है? CO2, उसको हटा दिया। एबनॉर्मल कौन सा है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कौन सा सिस्टम? मेटाबॉलिक। सो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस विद अनकंपनसेटेड। कहां लिखा हुआ है? सी में नहीं है, इसमें एसिडोसिस है, हमारा एल्कालोसिस आ रहा है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो गया? बी। यस। नेक्स्ट, एक और है ये, देखें इसको, आंसर स्पॉट करें क्या राइट आंसर होगा। अरे साइड हो जाओ। CO2 एबनॉर्मल है, नॉर्मल है? CO2 का नॉर्मल वैल्यू कितना है? नॉर्मल लेवल ऑफ CO2 35 to 45, इसमें कितना है? तो ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल? तो आपने क्या लिखा? फिर गलत आएगा ना आंसर। हाँ, आगे देखो, करो। बाइकार्बोनेट कितना है? नॉर्मल। कितना है वैल्यू देखो, सही से देखो, फिर आंसर लिखो। हाँ, कौन सा कंपनसेशन आएगा? पीएच एबनॉर्मल, और नीचे वालों में एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, मतलब अनकंपनसेटेड। लिख दो, रिजल्ट कौन सा है? अनकंपनसेटेड। अब देखो पीएच से क्या पता चल रहा है? एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है? नॉर्मल से ज्यादा या कम? एल्कलोसिस। और नॉर्मल है, एबनॉर्मल कौन सा देखो?
CO2 एबनॉर्मल है तो कौन सा सिस्टम? CO2 मतलब CO2 कौन से सिस्टम से? तो लिखो रेस्पिरेटरी लिखो। आंसर क्या आ गया? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस विद अनकंपनसेटेड। देख लो कौन सा है, किसमें है? सी में। बस क्या करना है इसमें, हो गया। हाँ सी आएगा है किसमें? इसका और भी आंसर अभी आएगा क्वेश्चन, उसमें और करते हैं। जब रिजल्ट आएगा उसमें पीएच मिलेगी आपको नॉर्मल, ये दोनों होंगे एबनॉर्मल। पहले तो नॉर्मल वही रखनी है 7 यही वाली। जब आपका रिजल्ट आ गया फुली कंपनसेटेड, फिर ये वैल्यू लेनी है। पहले तो यही रखनी है, ठीक है। इससे आपने निकाल दिया कि कौन सा है, तो आपने बोल दिया कि फुली कंपनसेटेड आएगा, तो फिर किसको मानना है? 7.40। अगर ये पार्शियल या अनकंपनसेटेड आता है तब तो ये रखनी है, अगर फुली कंपनसेटेड रिजल्ट आता है तो ये माननी है। समझ गए? सो इसका आंसर क्या होगा? सो यहाँ पे पीएच क्या है, नॉर्मल और एबनॉर्मल? CO2 बाइकार्बोनेट, तो इसको हटा दिया। CO2 मतलब रेस्पिरेटरी, पीएच का ज्यादा है तो अल्कालोसिस एंड अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। आंसर इज सी। नेक्स्ट। यस क्या आंसर होगा? बी। मूव करें। सो ये जो हम बात कर रहे थे, यस अभी कौन पूछा था मेरे से? आप पूछ रहे थे, निकालो आंसर क्या आएगा। सो जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि हम नॉर्मल 7.40 मानना है, 7.35 मानना है, ऐसा कुछ डाउट आपके माइंड में आ सकता है। तो याद रखें, जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा तब नॉर्मल वैल्यू वही होगी जो हमने लिखी थी, 7.35 to 45, 35 to 45, 22 to 27। ये वैल्यू के थ्रू आपने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट कौन सा आया? फुली कंपनसेशन अगर रिजल्ट आता है तो फिर आपकी वैल्यू आपको नॉर्मल क्या माननी है? 7.40। फर्स्ट असेसमेंट में नॉर्मल वैल्यू वही रहेगा जो हमने माना था। अगर फुली कंपनसेटेड आएगा तो क्या करना है? 7.40, बाकी कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे एबीजी का वैल्यू अगर देखें तो पीएच क्या है? नॉर्मल, CO2 is abnormal, bicarbonate is abnormal, pH is normal and both are abnormal, means result is fully compensated result है। अगर fully compensated result है तो मैं pH को क्या मानूंगा अब? 7.40। मेरी वैल्यू 7.40 से कम है या ज्यादा है? यहाँ पे 7.35 यानी नॉर्मल से कम, और नॉर्मल से कम है तो प्रॉब्लम क्या होगी? एसिडोसिस, फुली कंपेंसेटेड एसिडोसिस। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे CO2 मैच कर रहा है या बाइकार्बोनेट मैच कर रहा है इस वैल्यू के साथ में। सो 7.35 नॉर्मल से क्या हो रहा है? कम। इट मींस CO2 नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए, 45 से ज्यादा होना चाहिए, और बाइकार्बोनेट अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो CO2 का वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है, इट मींस ये आपके उस रिलेशनशिप पे मैच कर रहा है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? ज्यादा, मतलब ये कंपनसेशन कर रहा है। ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद फुली कंपनसेशन, और ये किसमें लिखा हुआ है? बी के अंदर। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में वैल्यूज ना देके कुछ अदर पॉइंट के बेसिस पे भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली और ये तो डायरेक्ट थे, इनडायरेक्टली। जैसे कुछ कंडीशंस आती है, जैसे क्वेश्चन आया था कि अ पेशेंट इज ऑन मॉर्फिन इन्फ्यूजन, पेशेंट किस पे है? मॉर्फिन इन्फ्यूजन पे, एंड बाय द मिस्टेक नर्स गिवन अ हायर डोज ऑफ मॉर्फिन टू द पेशेंट। नाउ if medical attention is not given to the patient, then which type of acid base balance will be present in that patient? So इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दी हुई है, लेकिन आपको एसिड बेस इंबैलेंस निकालना होगा। उनके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम मॉर्फिन की बात करते हैं, सो मॉर्फिन क्या कर रहा है आपको? ये डबल टाइप का दो लेवल पे आपकी चेकिंग हो रही है। पहला लेवल की मॉर्फिन के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? सो मॉर्फिन क्या करता है? रेस्पिरेटरी हाई डोज पे क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो बॉडी में क्या होगा? हाइपो वेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपो वेंटिलेशन। जब हाइपो वेंटिलेशन होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? कम, और CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि CO2 का पीएच से रिलेशनशिप कैसा होता है? उल्टा। जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल क्या होगा? कम। CO2 ज्यादा, पीएच कम। पीएच कम है मतलब एसिडोसिस, और CO2 का मतलब रेस्पिरेटरी। तो आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा जब भी बॉडी में हाइपो वेंटिलेशन होगा। लिख लें आप, हाइपो वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाइपर वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। दो ही कंडीशन है। अगर हाइपो वेंटिलेशन है तो क्या करेगा? पर्सन विल हैव द हाइपो वेंटिलेशन, द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और हाइपर वेंटिलेशन है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। जैसे इसका एक और क्वेश्चन आया था कि पेशेंट इज अंडर द स्ट्रेस, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, व्हिच टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस विल बी प्रेजेंट इन दैट पर्सन? स्ट्रेस, गुस्सा होता है, स्ट्रेस हो रही है तो क्या होगा? जब गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तब क्या करता है पर्सन? हाइपरवेंटिलेट करता है, और जब हाइपरवेंटिलेट करेगा तो बॉडी में क्या होगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है मेटाबॉलिक रिलेटेड, जीआईटी से। और जीआईटी के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा जीआईटी ट्रैक्ट, अबव स्टमक एसिड मीडियम होता है, और बिलो स्टमक क्या होता है? बेस होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है। सो अगर किसी पर्सन में लोअर पार्ट से कंटेंट लॉस हो रहा है, लाइक डायरिया हो रहा है, तो वहां पे क्या लॉस होगा? अल्कलाइन मीडियम बेस लॉस हो जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा? एसिड। बॉडी में होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब डायरिया होगा। नीचे से लॉस हो रहा है तो एसिडोसिस नहीं होगा, सॉरी अल्कलोसिस नहीं होगा, एसिडोसिस आपको मिलेगा। अगर पर्सन में वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग होने से एसिड लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह से पीछे क्या बच जाएगा? बेस, और वहां पे होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो ये दो स्टेट और याद रखनी है। वन इज इंक्रीज लेवल ऑफ एसिड बिकॉज ऑफ डायरिया,
एंड सेकंड थिंग इज इंक्रीज लेवल ऑफ बेस बिकॉज ऑफ वोमिटिंग, याद रहेगा दोनों। एंड थर्ड क्वेश्चन मेटाबॉलिक के अंदर वो है पोटेशियम। पोटेशियम का मैंने अभी बताया था रिलेशनशिप 1/pH, उल्टा होता है, अगर बॉडी में हाइपोकैलेमिया होता है तो पीएच बढ़ जाएगा और वहां पे होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर बॉडी में हाइपरकैलेमिया होता है, बढ़ जाता है पोटेशियम, तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और वहां पे होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो ये एबीसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, घर जाके प्रैक्टिस करें, जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे उसको कल आप लेके आए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक कंडीशन बची है जो मैं कल पढ़ाऊंगा, यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल कंडीशन पढ़ी थी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन एक ही पेशेंट में प्रेजेंट हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऐसा भी कंडीशन आ सकती है, दोनों ही एक ही पेशेंट में हो, वो सिचुएशन कब हो सकती है और कैसे हो सकती है वो हम पढ़ेंगे कल।